Now the BJP is doing everything in their power to counter it. Now at the moment with us from the BJP we have our very old friend Mr. Abhishek Tripathi with us. Abhishek Tripathi ji, namaskar. नमस्कार राजीव जी, नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार सर, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वेलकम टू द शो। अभिषेक त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद, आपको कंग्रेचुलेशंस, पूरे महाराष्ट्र को कंग्रेचुलेशंस। अहमदनगर का नाम अहल्यानगर रख दिया गया है, अहल्याबाई होलकर के बाद, विच इज एन एब्सोल्युटली वंडरफुल थिंग। सो ये दो वादे जो थे वो पूरे किए गए, यानी औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और अहमदनगर का नाम अहल्याबाई नगर, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, which clearly shows the kind of commitment that this particular government has. दूसरी चीज क्या है, सुनने में ये आया है कि जिस प्रकार आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस जी काम कर रहे हैं, जैसे एसआरए स्कीम में अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, 2000 के कट ऑफ डेट के बाद, 2000 के कट ऑफ डेट के बाद जिनको भी घर चाहिए, 2011 तक के जो झोपड़े हैं, जिनको भी घर चाहिए उनको सिर्फ 2.5 लाख रुपए की पेमेंट देनी पड़ेगी और वो 350 स्क्वायर फुट का जो घर है उनको भी मिल जाएगा, which is absolutely amazing. So I think perhaps the BJP has absorbed and analyzed the results of Karnataka and found out where the BJP went wrong, and they're already making provisions for it. Abhishek ji. Definitely, one has to go through just about if there is any mistake or anything which has in the plan, and the reaching out to the people has not been successful in the past. Definitely for Karnataka, we have to come up again. Let's not forget we are the number one party, not just by numbers but by our work also. तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जो भी हमारी स्कीम्स वर्क करती रही हैं वो आगे भी करती रहें और भी नई ऐसी स्कीम्स लाएं जिससे जनता का पूरा फायदा हो और सच का फायदा हो। जैसा कि अभी आपने ये हाउसिंग वाला बताया था, ऐसे और भी बहुत सी स्कीम्स हैं जिसपे वर्कआउट हो रहा है और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं सब लोग उसको लागू करेंगे ताकि इसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारे पब्लिक को मिले, हमारे वोटर्स को मिले। फैंटास्टिक। और ये मोदी जी का ये है स्लोगन है कि 9 साल ऑफ एक्सीलेंट गवर्नेंस ऑन बीजेपी रिपोर्ट कार्ड इज phenomenal. बीजेपी रिपोर्ट कार्ड ऑन एवरी सेक्टर where they call nationalism, national security, development, appeasement of none, plus various things that they have done. But the कांग्रेस का कहना है कि 9 साल यानी नाकाम साल है, तो बार बार उनका कहना है कि नया उन्होंने एक जो नाकामयाब का एक टोटल एक 9 चीज उन लोग निकाल, 9 सवाल हमारी तरफ से, अर्थव्यवस्था डामाडोल, कृषि और किसान को बर्बाद कर दिया, भ्रष्टाचार, मित्रवाद यानी LIC SBI का अडानी जी का कहना है, चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा। तो ये कैसे आप कांग्रेस एक दुष्प्रचार चालू किया, बोले कि ये 9 साल was total failure, you have not achieved anything that you promised, nothing that you promised you have delivered, Mr. Modi. How you go, Tripathi साहब कैसे देखोगे आप इसको? Barely a year back, little over a year back, we had a state assembly election in Uttar Pradesh, and the biggest state in India. The most number of seats 403. We managed a very good number and we have a comfortable government over there. प्रदीप जी, राजीव जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि 9 साल जो ये गलत दिखाना चाह रहे हैं कांग्रेस, ये 9 साल राहुल गांधी के लिए खराब रहे हैं, कांग्रेस के लिए खराब रहे। उत्तर प्रदेश में 403 की विधानसभा है, वहां पे 2 सीट जीत के आए ये लोग जी। तो अगर इसको नाकामी कहते हैं तो ये उनकी नाकामी होगी, हमारा तो जनता देखिए, जब जनता वोट करती है तभी पता चलता है। जी, हमने कर्नाटक में भी एक्सेप्ट किया है, तो आज पूरे देश में हमने एक्सेप्ट किया है। Less than 1 year from now will be a Lok Sabha election. We are all here to see and watch what's going to happen, whether people are going to vote for BJP and Narendra Modi or not. तो इस तरह की बातें ये 2014 में किए, 2019 में किए, 2024 भी आना बाकी है, उसके आगे भी आएगा। रिडेम्पशन के लिए बहुत सी चीजें हैं हमारे पास करने के लिए। हम जैसा हमने अभी बात किया कि हम ऐसा बहुत सी स्कीम लाएंगे और सच की स्कीम लाएंगे जो लोगों तक पहुंचे, उनको समझ में आए। कई बार क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, लोगों तक बात नहीं पहुंच पाती है, कुछ लोकल रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से वोटिंग डिफर हो जाती है। मान लिया, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, उस पर हम काम करना शुरू कर दिए। वी आर द पार्टी हु स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट आवर फ्रॉम द वोटिंग रिजल्ट। तो अभी जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया है, अभी वहां पे कांग्रेस के कितने सांसद हैं हम जानते हैं, वहां पे कितने विधायक है वो भी हम जानते हैं। अब ये हमें कोई बता दे, राहुल गांधी बता दें या उनकी माता जी श्रीमती सोनिया गांधी बता दें कि क्या वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, क्या राहुल गांधी वापस अमेठी में वापस आएंगे चुनाव लड़ने के लिए। 2 सीट के विधानसभा है, उनकी MLAs हैं 2, मात्र 2, 403 में। तो इस तरीके की बातें करना, ठीक है, एक रिजल्ट उनका अच्छा आ गया है, इस तरीके की बातें करना आई थिंक उन पे शोभा नहीं देता। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू
to the kind of work and the development work which Narendra Modi ji, our Prime Minister, is doing along with the state partnership with the double engine की सरकार that we have at many places. जी, लेकिन यहाँ पर आप ये बताएं सर कि जो देवेंद्र फडणवीस जी जिस प्रकार अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल रिपोर्ट ये है कि यू विल सडनली सी ए ह्यूज जंप इन द जीडीपी ग्रोथ इन महाराष्ट्र इटसेल्फ, द मैनर इन विच Mr. Fadnavis and Mr. Shinde have been working. I believe a whole new package for small industries, for small traders. And by the way, I don't know whether you are aware of this. This is what we have been told, and so far these sources have never been wrong. And by the way, this is a bit of a scoop from Nation Now. I believe a whole new package is coming for small shopkeepers all over Maharashtra, and I think that will give the economy of Maharashtra a huge surge. I think this package will be first tried out in and around Nagpur. उसके बाद it will be applied to the rest of Maharashtra. क्योंकि ये कहा जा रहा था सर, अभिषेक त्रिपाठी जी, इसका कॉन्टेक्स्ट जरा समझ लें. कॉन्टेक्स्ट ये था कि ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो सिर्फ सुपरमार्केट्स और मॉल्स पर कॉन्सेंट्रेट कर रही है, जो छोटा दुकानदार है उसको भूल गई है. अभिषेक त्रिपाठी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा राजीव जी. ये देवेंद्र फडणवीस जी हों, एकनाथ शिंदे जी हों, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो इस तरह की सोच नहीं है कि छोटे लोग या छोटे व्यापारी या छोटे दुकानदार या जो रोड साइड पे जो लोग हैं, सब लोग, उनका बिजनेस खत्म हो जाए. इस तरह ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ये सबको साथ में लेके चलने वाली गवर्नमेंट है. सबकी सुविधा होनी चाहिए. जिस तरीके से आपने बताया कि एक चीज आने वाली है, बहुत प्रीमेच्योर होगा मेरे लिए इसमें कमेंट करना, लेकिन ये मैं बता दूं कि ये जो आने वाला है इसमें डायरेक्ट बेनिफिट होगा फॉर द लोकल ट्रेडर्स, लोकल, और उन सब लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा जो बेनिफिट फर्दर डाउन सबको मिलेगा. तो इस विषय पे काम बहुत अच्छे से हो रहा है महाराष्ट्र में, और एक एक डिटेल पे वर्कआउट हो रहा है. देखिए, इट्स अ इलेक्शन ईयर फॉर मेनी वेज. देयर इज अ कॉर्पोरेशन इलेक्शन पेंडिंग इन मुंबई बीएमसी, देयर इज अ स्टेट असेंबली इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, एंड देन अ लोकसभा इलेक्शन नेक्स्ट ईयर. तो बात सिर्फ इलेक्शन की नहीं होती है. मुद्दा ये है कि हम पूरे साल, देवेंद्र जी खास करके, हम जानते हैं उनको, एकनाथ शिंदे जी को भी हम देख रहे हैं, नॉन स्टॉप वर्क कर रहे हैं अक्रॉस द महाराष्ट्र, इन एवरी रीजन ऑफ महाराष्ट्र. तो वो लोग इस बात की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अच्छे से कर लेते हैं कि किस तरीके से, जैसे आपने ट्रेडर की बात की, शॉपकीपर्स की बात की, वो बहुत अच्छे से वो जो स्कीम आ रही है, बहुत उसका लाभ उठाएंगे लोकल जो हमारे शॉपकीपर्स हैं या जो छोटा व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो रिटेल के बिजनेस में हैं, उनको बहुत फायदा होगा. जी, which would be fantastic by the way, because the backbone of any economy is the small trader, the small retailer, and that guy who's running a small little workshop from his garage. Usually that's what happens. And these were the people who had felt ignored. They said कि भाई इतनी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इतने बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें हमारा क्या? सबसे बड़ी बात है. लेकिन अगर आप देखें, you look at the era of innovation, even in the American economy, the main innovations, inventions, technical breakthroughs came from these small backyard workshops. This is what really drives an economy, and Maharashtra is known for that. Maharashtra का जो पूरा कल्चर है वो backyard economy का, garage economy का, that is what has driven Maharashtra up till now, and I'm very happy to see Mr. Devendra Fadnavis has actually recognized it. दूसरी चीज, अब यहाँ पर आते हैं, मॉर्गन स्टैनली के जो सीईओ हैं, उन साहब ने ये बोला है कि आज की तारीख में अगर आप इंडिया का ग्रोथ देखें, नॉट जस्ट द ग्रोथ रेट तो अभी भी हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया है, 7.2% है, विच इज फैंटास्टिक. ही इज टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ. ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ में अभी इंडिया जरा पीछे था अमेरिका के, चाइना के, बट ही सेज वी आर वेरी श्योर दैट इंडिया हैज ऑलरेडी ओवरटेकन चाइना in terms of actual growth, which is fantastic news, which is absolutely fantastic. And a firm like Morgan Stanley saying that, I think this is a huge certificate. Mr. Tripathi. Absolutely. See, इन लोगों को वैसे भी बाहर की भाषा ज़्यादा समझ में आती है. जब बाहर से कोई रिपोर्ट आती है तो कांग्रेस हो या ऐसे बहुत से लोगों जिनको उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो उनके लिए खास करके ये है कि उनको समझना चाहिए कि क्या हो रही है. बाकी जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, वोकल फॉर लोकल, वो ट्रेडर्स की अगर बात में वापस जाऊं, वोकल फॉर लोकल,
ये बहुत अच्छे से चल रहा है यहाँ महाराष्ट्र में। जीडीपी की बात आपने 7.2% बोली, विच इज फैंटेबुलस, बहुत ही अच्छा जा रहा है और आने वाले समय में और अच्छा जाएगा। ये हम देख रहे हैं काफी टाइम से और आगे भी देखते चले आएंगे। तो आई थिंक ये जो रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की और बाकी भी बहुत जगह से ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिससे जो बता रही है कि हमारी इकोनॉमी इज गोइंग वेरी गुड एंड ऑन अ राइट डायरेक्शन। Tripathi Saab, you know, Rahul Gandhi in US is again in the news where the BJP is continuously blaming Rahul Gandhi कि आप बाहर जाके देश का अपमान कर रहे हो. Rahul Gandhi yesterday and today have been continuously saying that here the minorities are being targeted. Muslims especially are living under fear. Opposition is being targeted. And he also cast aspirations on the way जो ritualism parliament में हुआ, बोले कि you saw Mr. Modi doing Shastang Namaskar, I will not lie low. You won't see Rahul Gandhi lying low and you should be happy about it. तो तरह तरह के बातें. So BJP is again saying that वही चालू कर दिया कि देश के बाहर जाके देश का अपमान करना, देश की संस्कृति को अपमान करना और ऐसे बात करना कि लोकतंत्र खतरे में है. How do you see this? Is Rahul Gandhi, it's a deliberate attempt or strategy on part of the Congress? Pradeep ji, it's very unfortunate, but first of all, I want to say that there is no diplomatic passport with Rahul Gandhi anymore. He is not a member of parliament. So he has been issued a normal passport on which he is traveling to US. And he's a habitual offender when it comes to vocabulary and vocals. आज फिर से जाके बाहर जाके उन्होंने देश का नाम खराब किया है, सरकार का नाम खराब किया है. ये हैबिचुअल हो चुके हैं इस चीज से. आई डोंट नो इन्हें इसमें क्या मिलता है, लेकिन ये लास्ट टाइम है. ये लास्ट टाइम है जब ये 2024 के बाद उनको ये मौका भी नहीं मिलेगा करने के लिए, क्योंकि दे विल बी रिड्यूस टू नन. आज ये हर बार हम देखते हैं, हर कुछ महीने पे ये बाहर जाते हैं, हमारे देश का नाम खराब करते हैं, स्पॉइल द नेम ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट. द प्रॉब्लम विद हिम इज ही इज अ लूजर. कर्नाटका इज नॉट हिज विन. He is a loser. We all know, the entire country knows, in fact the world also knows. And ये आदत नेहरू जी की भी थी, खुले तौर पे बोलना पड़ेगा मुझे. ब्रिटिश में जाके वो ब्रिटेन में जाके यहाँ का खराब करते थे और यही आदत इनके ग्रेट ग्रैंडसन की है. तो फ्रॉम ब्रिटिश गांधी टू चाइनीज नेहरूज एंड ऑल ऑफ दीज पीपल, ये एक बहुत ही गंदी चीज है. इसमें मतलब आई एम रनिंग आउट ऑफ वोकैबुलरी एंड डोंट टू यूज हार्श वर्ड्स अगेंस्ट देम. बट ये एक बहुत ही गंदी फितरत होती है लोगों की कि वो बाहर जाएं, जस्ट बिकॉज यू आर ए फेस एंड यू गेट एन ऑडियंस, यू स्टार्ट टॉकिंग रबिश अबाउट योर कंट्री. यू डोंट हैव एनी शेम. फॉर मोर देन 60 years यू डिड नथिंग. गरीबी हटाओ बोलते बोलते गरीबों को ही हटा दिया. तो इनको ये चीज समझनी चाहिए. 2024 विल बी अ कर्टन्स, एब्सोल्यूट कर्टन्स फॉर द कांग्रेस पार्टी. ये जो हरकत ये करते हैं, ये किसी को अच्छी नहीं लगती. इनको शर्म आनी चाहिए. बट बिकॉज देयर इज नो वन टू लिसन इन इंडिया टू राहुल गांधी, ही चूजेज आउटसाइड इंडिया, क्योंकि वहां पे उनके कुछ प्रोग्राम्स कुछ हैं, एजेंट्स जो ऑर्गेनाइज कर देते हैं और कर लिया जाता है. एवरीबडी हैज एन ऑडियंस इन द वर्ल्ड, ही ऑल्सो हैज सम. तो वो बाहर जाके उनको वो ऑडियंस मिलती है. यहाँ पे तो वो पप्पू हैं, तो पप्पू लोगों को सीरियसली नहीं लिया जा सकता. And over there, if you notice, he said that if Modi ji were to sit next to God, he would probably try to explain to God what the universe means. Effectively, he was saying that Mr. Modi's arrogance knows no bounds. Rajiv ji, sorry to cut you. By saying that, at least he said that he believes in God. That too. और अब टीका लगा के गए थे सर हर जगह पे. आप देखें, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उन्होंने टीका लगाया, सब कुछ लगाया. एक चीज तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है, राहुल गांधी को जनेऊधारी शिव भक्त आप लोगों ने बना दिया है. इसमें कोई दो राय नहीं है. इसके पहले कभी राहुल गांधी को मंदिर में जाते हुए हम लोगों ने नहीं देखा था. आज की तारीख में हर महीने जाते हैं जी. भाड़े की धोती और भाड़े का जनेऊ पहन के आप उस आदमी के सामने खड़े हो जो भस्म रगड़ के खड़ा है. वो तुम्हें भस्म कर देगा आने वाले 2024 में. 2024 में भस्म कर देगा. अच्छा सर, ये बताएं, जो कर्नाटक मॉडल है इनका, कांग्रेस पार्टी का, जिससे कर्नाटक में जीते, मतलब जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं लोगों की, सीधी सादी बात है, उसका अगर विश्लेषण किया जाए उससे तो ये लग रहा है कि जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो स्टेट इलेक्शंस में, एटलीस्ट राज्य की जो चुनाव होते हैं उसमें लोगों को ज्यादा प्रभावित करती हैं. क्या उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कुछ काम कर रही है? देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग ने इसका आकलन कर रहे हैं. इस पे बहुत
जेन्युइन बीजेपी में ऐसा होता है राजीव जी, प्रदीप जी, कि हम लोग बाय चांस अगर कहीं हारते हैं तो हम लोग सीरियसली उसका इवेल्युएशन करते हैं कि व्हाट इज द रीजन। हमारे वोट्स इंटैक्ट थे, लेकिन इफ आई से दिस इट विल साउंड रिपीटेटिव, कुछ जेडीएस के वोट उधर चले गए, उनकी सीट बढ़ गई, मार्जिन आर वेरी लेस इन टर्म्स ऑफ विनिंग, बट डेफिनेटली दे हैव अ ह्यूज नंबर्स। तो उस पे हम डेफिनेटली वर्क कर रहे हैं, क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये हुआ है। तो वी आर डेफिनेटली वर्किंग, राजीव, इज ऑल आई कैन से राइट नाउ। Yeah, we know the BJP always does a very good analysis of wherever they've gone wrong or wherever they've gone right. In fact, I know for a fact that even when the Bharatiya Janata Party wins, even then they do an analysis of where they could have been better. I know that for a fact. लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है अभिषेक त्रिपाठी जी, इस विषय के बारे में ज़रा कुछ अगर रोशनी डालें। जो हमारी रेसलर लड़कियां जो हैं, जो मेडल जीत करके आई हैं हिंदुस्तान के लिए पूरी दुनिया में, ओलंपिक्स में, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स में, एशियन गेम्स में, क्या उनके साथ अब बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है? बिकॉज आफ्टर ऑल देयर आर किड्स, हम लोगों के बच्चे हैं ना सर वो, तो उनके साथ अगर ज़रा अच्छी तरह बात की जाए, इसके पहले के सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाए, लगता नहीं है आपको कि बातचीत होनी चाहिए बहुत बहुत अच्छे तरीके से? बहुत सही आप बोल रहे हैं राजीव जी। जी। और जब ये शुरू हुआ था तब हमारे जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, जी। स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे, उन्होंने बातचीत पूरी तरीके से की थी। क्या है कि जब भी कोई समस्या आती है तो उस पे गलत लोग उसको हाईजैक कर लेते हैं। जी। जब हाईजैक कर लेते हैं तो वो उनके एडवाइजर बन जाते हैं और वो कहीं और लेवल पे पहुंच जाती है। उनके साथ अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 महीने में जितने लोग भी आए हैं सपोर्ट में, वो कौन लोग हैं और उनका पॉलिटिकल एम्बिशन क्या है। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात, जहां तक बात की बात है, वो अनुराग जी ने की है और अभी भी कर रहे हैं अनुराग जी। आज का उनका स्टेटमेंट है, वो मुंबई में है अनुराग ठाकुर जी, आज का उनका स्टेटमेंट है कि ऐसे बहुत से जो अधिकारी थे, काम करने वाले, जो फेडरेशन में थे, उनको काम करने से मना कर दिया गया। ये उनकी मांग थी खिलाड़ियों की, मानी गई है, एफआईआर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी चार्जशीट तैयार होगी उसको, सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे वो लोग, उन जी। लोग ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में जाने के लिए कहा था। वो सारी चीजें हो रही हैं जो एक प्रोसीजर होता है, इसमें कोई किसी तरीके का कोई पक्षपात नहीं है। चार्जशीट बनेगी, हम खुला बोलते हैं, अनुराग जी ने भी बोला था, चार्जशीट बनेगी, उसके बेसिस पे जाएंगे कोर्ट में, और फिर जैसा लॉ सबके लिए सेम है और ये हाई प्रोफाइल केस है, तो ये सामने रहेगा, ये छुपेगा नहीं, जुडिशरी के हाथ में रहेगा पूरी तरीके से। लेकिन उनकी बहुत सी ऐसी मांगे थी जो मानी गई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं राजीव जी, जी। जो आके भड़काते हैं, हाईजैक सर करते सिर्फ हैं, भड़काने की बात नहीं है, मेडल फेंकने को उकसाते हैं। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। जी सर क्या है कि अगर आप देखें, अगर आप एनालिसिस करें, जो मेडल जीतने वाली लड़कियां जो हैं, मेडल जीतने वाले जो लड़के हैं, वो ज़्यादातर सब हरियाणा के, और जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो ज़्यादातर ऑफिस बेरर्स हैं वो सारे यूपी के हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो सड़क पर आ गई है? सर देखिए, क्लियर सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। यही मैंने बोला अभी राजीव जी, जी। कि उन लोगों की कुछ मांग थी, जो हमारे मेडल विनर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो महिला हैं, जो पुरुष हैं, कि ऐसे बहुत से अधिकारी हैं, उनको काम पे से हटा दिया गया है। अगर वो उत्तर प्रदेश के थे या जहां के भी थे, उनको काम से फॉर टाइम बिंग उनको आउट ऑफ वर्क रखा गया है। ये मांग उनकी पूरी तरीके से मानी गई है, ऑफिशियल तौर पे मानी गई। तो हर वो चीज जिस तरीके की बात हुई है, वो डिस्कशन चल रहा था, चलते चलते ये कोई और मोड़ ले लिया है। मेडल्स फेंकने को उनको उत्साह किया गया है पिछले कुछ दिनों में, जो लास्ट मिनट में रोका गया। I hope, thank God they didn't. Very frankly. They didn't, absolutely. That was a stupid thing. So this is very important to understand the kind of politics जी। which is happening, and we see this happening in Delhi quite often from different set of people from different region, कि anything कुछ ऐसा होता है। फिर से मैं वही बोलूंगा, चार्जशीट अभी तैयार होगी, वो केस आगे बढ़ेगा। लेकिन आज की तारीख में वो नरेश टिकैत साहब बीच में आ गए हैं, भारत किसान यूनियन के, बाकी सब लोग अगर आने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद सोल्यूशन कैसे निकलेगा? क्योंकि इन सब लोगों की, जो लोग अभी अंदर आ गए हैं, देखिए साहब, मैं वो लड़कियों की बात नहीं कर रहा, लड़कों की बात नहीं कर रहा, वो लड़के और लड़कियां जो हैं वो ज़बरदस्त लोग हैं, हमारे बच्चे हैं वो, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ देम। बट जो उनके आसपास जो लोग आ गए हैं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि सोल्यूशन हो, वेरी फ्रेंकली, वो तो कभी ये नहीं चाहेंगे कि सोल्यूशन हो इसका। हमने पहले भी अपील किया राजीव जी, हर लेवल पे। मीनाक्षी लेखी जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, हमारे दूसरे जो मंत्रीगण हैं, मंत्री परिषद में, सबने ये अपील किया बहुत ही कैटेगोरिकली पिछले महीने, उसके भी पहले, कि इन लोगों को मत आने दो।
ये जो लोग हैं जो आ रहे हैं आपके साथ फोटो खिंचा के चले जा रहे हैं, ये ऐसे बेसिकली आपके लिए कभी कुछ नहीं करेंगे, ये अपनी राजनीति गर्म कर रहे हैं। तो ये चीज इन खिलाड़ियों को जो हमारे प्राउड है, प्राइड है, जिन पे हमें प्राउड है, इन लोगों को समझना बहुत जरूरी है। दे आर नॉट हेल्प, और ये चीज हम कई बार कन्वे कर चुके हैं ऑफिशियली, अनऑफिशियली, थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, एवरी पॉसिबल वे। दे ऑल्सो हैव टू नो हु इज व्हाट, एंड आई एम श्योर दे नो इट। इट्स जस्ट दैट I दे hope आर by इन, now they know it. I hope they know it by now. या Tripathi ji, among the no sal, no sawal, the Congress is hitting on your pillar of national security. They say where China is concerned, BJP brags about national security and China or Rashtriya Suraksha. You're not coming clean where China is concerned. Now that is where they're trying to hit and see that your major plank, जैसे हमने कहा कि राष्ट्रवाद, nationalism, national security, development and appeasement of none. They are trying to shake the pillar where your boast of we are the most reliable party where national security is concerned. So why you are not coming clean on China, sir? देखिए, चाइना की जहां तक बात है कि शायद कोई ऐसा मुखबिर गांधी है जो भारत की मुखबिरी चाइना में करता है, उनसे मिलता है पीछे से, अलग से जाके, तो आई थिंक उनके पास ज्यादा बेटर स्टैंड होगा। अगर वो गवर्नमेंट की नहीं सुनना चाहते और नहीं मानना चाहते, तो इस चीज को कांग्रेस तो नहीं पूछे। बहुत ही अच्छा हमारा रीजन और लैंड दिया हुआ है चाइना को उन्होंने, जिसकी प्रॉब्लम आज तक फेस कर रहे हैं पंडित नेहरू। तो ये बात कांग्रेस के मुंह के अलावा अगर कोई और पूछे तो हम उसका जवाब दें तो समझ में आता है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। प्रॉब्लम तब होती है जब पीछे से जाके कुछ लोग मिलते हैं, यहाँ का वहाँ करते हैं, एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनती है, और छुपके से मिलते हैं और फिर आके कहते हैं हम तो मिले नहीं, और फिर फोटो रिलीज हो जाती है। तो ये वो लोग बताएं कि ये चोरी चोरी चुपके चुपके ये कौन सा खेल चल रही है, रिश्ता क्या कहलाता है। तो दिस इज समथिंग विच आई थिंक Jairam Ramesh, if he is asking, or somebody from the Congress is asking, so I think they should turn their chairs to But Rahul what would they Gandhi like to and know? ask him. Just for my own personal knowledge, sir. I'm so sorry to bother you, Abhishek Tripathi ji. What is it that the Congress wants to know? Because I've asked so many people. What do you want to know? The entire border remains intact. There is a problem in two different places where the Chinese have come into no man's land, and they are being talked to. Out of 8 different places where intrusions had taken place, the Chinese have gone back in 6 places. 2 जगह पर अभी हैं, और मुझे लगता है बातचीत के जरिए वो वहाँ से भी चले जाएंगे, unless and until you want a full-fledged war. What is it that the Congress wants, sir? Rajiv ji, Congress doesn't want anything. They just want that government says something and some kind of leakage happens so that China gets to know all our internal security policies, everything, and they can forward it to China. So ये कभी भी इस देश से सच्चे नहीं हो सकते। इतिहास गवाह है, हिस्ट्री नोज इट। तो ये कुछ चाहते नहीं है, इनका कोई मकसद ही नहीं है। अमेठी से खदेड़ दिए गए हैं, तो इनका कोई मकसद नहीं है। ये बस चाहते हैं कि गवर्नमेंट किसी तरह प्रेशर में रहे और डाउन रहे, और ये देश को दिखाना चाहते हैं कि ये देश के हितैषी हैं, एक्चुअली ये चाइना के लिए है। And number 2, as far as the Chinese are concerned, we've kept the two things separate. If you notice, the government policy is very clear. भारत की जो विदेश नीति है और भारत की चाइना की जो नीति है, उसमें एक तरफ ट्रेड है, business and trade with China, which is growing. There is no problem at all over there. We have crossed over $100 billion, and the border dispute remains separate. अब जैसे गलवान में हमारे कुछ बच्चे मरे, 28 के 30 बच्चे हमारे मर गए, आखिर में खबर आई कि 42 लोग गए, और फिर टास जो रशियन एजेंसी है उसने पूरे नाम छापे, उनके एड्रेस छापे, और ये कहा कि हमारे 42 लड़के गए लेकिन उनके तकरीबन कोई 55 के 60 लोग परलोक सिधार गए। Now, I would say that this shows a lot of maturity on the part of the government of India कि इसकी डुगडुगी ज़्यादा नहीं बजाई गई, because this was an unfortunate incident. इसके बारे में हम लोगों ने छाती ठोक के कुछ ज़्यादा नहीं बोला, चिल्लाया नहीं कि देखो हमने उनके इतने मार दिए वगैरह वगैरह वगैरह। That is because we cannot have a two-front war. एक तरफ पाकिस्तान, the border is already very active. Pakistan would like nothing better than for the Chinese border also to become very active where India is concerned. So I think the government is showing a lot of maturity. Mr. Absolutely. Tripathi. Government is, it's very difficult to explain immature and not so nationalist Gandhi's all of this, what you just said, and you put it so well.
चाइना भी पाकिस्तान भी चाहेगी कि चाइना की गतिविधियां ज्यादा बढ़ जाए बॉर्डर में, इधर से पाकिस्तान प्रेशर दे। और इस सब में कांग्रेस पता नहीं क्यों खुश होती है और क्या फायदा होता है। इलेक्शन में तो वो जीतेंगे नहीं, बट उनकी ये हैबिचुअल, दे आर हैबिचुअल इन डूइंग समथिंग, लाइक आई सेड अर्लियर, दे आर इन्फॉर्मर्स। द कांग्रेस पार्टी इज अ इन्फॉर्मर ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, एंड वी नो इट सिंस हिस्ट्री। जब भी पाकिस्तान में कुछ तकलीफ होती है इनको तकलीफ होती है, जब भी चाइना में कुछ होता है गलत हमारी तरफ से इनको तकलीफ होती है। ये बताना चाहते हैं खुल के, सारी पॉलिसी सारा कुछ बताना चाहते हैं। हमें तो समझ में नहीं आता कि कितनी चीज कितने सालों से, इतने साल से सरकार में थे, दशकों तक, साल डिकेड्स दे हैव बीन इन पावर। क्या क्या चीजें उनको पता है, क्या क्या चीजें, हाउ 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 दे मैनेज टू विन 62 and 65 वॉर। I think perhaps just one small thing. In 1967, there was an action at Nathula and Chola passes. They are still with us, by the way. 1967 में Major General Shagat Singh was the operational commander, and if I remember correctly, Lieutenant General Jagjit Singh Arora was GOC&C Northern India Command. We recaptured Nathula and Chola. Mrs. Indira Gandhi was the Prime Minister. और कोई, अगर आप विकीपीडिया पे भी जा सकते हैं, उसमें लिखा है कि कोई तकरीबन 350 के करीब चाइनीज सोल्जर्स मरे, हमारी तरफ से कोई 10 या 20 इंडियन सोल्जर्स मरे थे उसमें। उसके बारे में भी मिसेस गांधी शोड अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी एंड नेवर पब्लिसाइज दैट इवेंट। उसके बारे में किसी ने शोर नहीं मचाया कि हमने ये कर दिया, हो ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, बिकॉज you don't want to provoke a bigger war with China. Let's be very clear. Maybe the Congress could learn from its own history. Mr. Tripathi. These kids, Khandani kids who have taken over Congress, who basically doesn't know their own history. They don't know their own history of Congress party, and they don't know the history of Congress government. They don't know the history of their own family. I think उनको कुछ पता ही नहीं होता, वो कौन से हवा में रहते हैं, क्या खाते हैं और क्या पीते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता। तो इनको समझाना बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक डमी कांग्रेस है जो इस वक्त है। और दे नो, आई विल कम बैक टू सेम 2024, दे नो कि आफ्टर 2014, 19 एंड 24 वो आउट हो गए, तो आई थिंक इट विल गो अवे फॉर 20-25 years नेक्स्ट। तो आज वो जो भी चीज बोलते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज राजीव जी ये है कि ये जो भी बोलते हैं ये बैकफायर होता है इनके ऊपर। त्रिपाठी जी, 3 bigger charges they are giving against you is this. कांग्रेस का चार्जेस अगेंस्ट द बीजेपी इज दैट सामाजिक सद्भाव का वातावरण बिगाड़ रहा है, समाज में डर का माहौल पैदा कर रहा है बीजेपी। सामाजिक न्याय, महिला, दलित, SC ST OBC अल्पसंख्यक को डर के एक माहौल में न्याय नहीं मिल रहा, उनको न्याय नहीं मिल रहा। लोकतांत्रिक संस्थाएं, ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड। नाउ दीज आर ग्रेव चार्जेस, दैट मींस एवरीथिंग। ओबीसी को आप तकलीफ पहुंचा रहे हो, SC ST को तकलीफ पहुंचा रहे हो, महिलाओं को तकलीफ पहुंचा रहे हो, ऑपोजिशन को टारगेट कर रहे हो, एंड स्कीम्स लाइक मनरेगा को आपने डिवैल्यू कर दिया है। तो यानी आपने पूरे जो एस्टैब्लिश संस्थाओं को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यू हैव नॉट डन एनीथिंग गुड इन द पास्ट 9 years। प्रदीप जी, पहले तो ये जो बोल रहे हैं कांग्रेस वाले, वो राहुल गांधी को मनरेगा कहना सिखा दें। वो पार्लियामेंट में उसे नरेगा बोल रहे थे टू स्टार्ट विद, ठीक है। उसके बाद ये जितनी भी चीजें बोलते हैं, जितनी भी आपने बताया कि सब लोग तकलीफ में, बेसिकली कांग्रेस और गांधी फैमिली तकलीफ में जब आती है, तब ये लोग इन सब संस्थाओं का नाम और हर रिलीजन का नाम और हर कास्ट का नाम लेना शुरू कर देते हैं कि वो लोग तकलीफ में है। पर वो टाइम चला जा चुका है जब कांग्रेस समझती थी कि ये देश उनका है। जब वो सब चीज को अपना प्राइवेट समझते थे और हवाई जहाज में बर्थडे मनाते थे, वो इंडियन वॉरशिप पे, नेवी वॉरशिप पे जाके वो पिकनिक मनाते थे, नेहरू जी और बाकी लोग। तो वो टाइम अब जा चुका है। इनको ये समझना चाहिए कि कांग्रेस तकलीफ में है, राहुल गांधी तकलीफ में है, प्रियंका गांधी जो पूरी तरीके से राजनीति में आई नहीं है और हिम्मत भी नहीं हो रही 24 का एक चुनाव लड़के दिखा दें, वो लोग तकलीफ में है। तो जब भी ये लोग तकलीफ में आते हैं तो ये बताते हैं कि पूरा देश तकलीफ में आता है। बट इंदिरा इज इंडिया नॉट एनीमोर, इंडिया इज इंदिरा नॉट एनीमोर। ये जो स्लोगन बहुत जमाने पहले चला था, आई थिंक ये इनके खून में बस गया है। ये ऐसा है नहीं, हर जगह ये दिखाई देगा आने वाले समय में और इनको भी समझ में आएगा। त्रिपाठी साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जहाँ तक 2024 का सवाल है, 2024 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बाकी गैर भारतीय जनता पार्टी संगठन वो भी बहुत तैयारी कर रहे हैं और कर्नाटक की जीत के बाद उनको बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। उनको ऐसा लग रहा है
कि जो राजस्थान का जो वेलफेयर मॉडल है, एक बार फिर राजस्थान में हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार आए और राजस्थान का जो पैटर्न है, एक बार एक की सरकार, अगली बार फिर कांग्रेस की सरकार, फिर बीजेपी की सरकार, वो शायद इस बार टूटेगा। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने वही शुरू कर दिया है कि हम लोग गैस सिलेंडर जो है वो 450 रुपये में देंगे, 100 यूनिट बिजली के फ्री, महिलाओं के लिए सफ़र जो है, सफ़रनामा जो है उनका बिल्कुल मुफ्त में होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो भारतीय जनता पार्टी इसका मुकाबला करने के लिए क्या कर रही है, त्रिपाठी जी? देखिए, एक साफ और सक्षम सरकार देना, लोगों तक जाना, लोगों तक उनकी सारी समस्याओं को हल करना, हैंड्स ऑन रहना उन लोगों के साथ, ये और डेवलपमेंट करना, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर तक पहुंचना, ये जो मैं मध्य प्रदेश का भी बता रहा हूँ, बाकी जगह का भी है। जी। ये जो यूएसपी है बीजेपी की, यही काम आएगी वहां पे भी। गलत प्रचार अब हम होने नहीं देंगे, जो हमने देखा है कर्नाटक में किसी तरीके का। हम भी सीखते हैं और रोज सीखते हैं और उसको अमल में लाते हैं। सो वी आर ऑन ट्रैक राइट नाउ एंड वी एंश्योर दैट वी विल बी विनिंग राजस्थान hands down and Madhya Pradesh comfortably. Sir, but over here, I would like to ask you again, is the BJP thinking of increasing the subsidy on gas cylinders? कि 1150 का जो गैस सिलेंडर मिल रहा है, कांग्रेस सरकारें आज की तारीख में उसको 500 रुपये में दे रही हैं। नाउ, आप क्या सब्सिडी इंक्रीज करने वाले हैं? Though if you increase it, very frankly, where will the budget go? Even now, I don't understand the economics of how the Congress will manage to give it for more than 2 months. 2 महीने से ज़्यादा कैसे देंगे मुझे मालूम नहीं है। हो सकता है उनके पास कोई मैजिक सोल्यूशन हो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 1150 का सिलेंडर आप 450 में कैसे देंगे या 500 में कैसे देंगे, शायद उनको मालूम होगा। आप ये बताएं इस विषय में, क्या आप लोग उसको मैच करेंगे सर? देखिए, मैच की बात अभी कहना बहुत अर्ली होगा, लेकिन राजीव जी, कहना और करने में बहुत फर्क है। ये कांग्रेस की क्या है, आई थिंक कांग्रेस के अभी पॉलिटिकल कजन है अरविंद केजरीवाल, तो ये उनसे सब चीजें सीख गए कि भाई हम ये इतने में दे देंगे, हम ये फ्री कर देंगे। तो कहने में क्या जाता है, सरकार में आने के लिए कहने में क्या जाता है कि हम 450 500 में कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। ये इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन सम काइंड ऑफ सब्सिडी which is good for the people, not for the election. तो ये समझने की बात है, जो आने वाले समय में वहां की जनता अच्छे से समझ जाएगी कि ये लोग कितना झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि लेस देन हाफ अगर आप कोई चीज बोलने लगोगे तो वो आप ऑन द स्पॉट पकड़े जाओगे। यहाँ पर मिस निर्मला सीतारमन, our honorable finance minister, she said that the BJP does not make fake promises. When she was in Mumbai, she was asked the same question. She said, I cannot make fake or false promises. So if you are not going to do anything here, don't you think that will be a major disadvantage for the BJP, Tripathi ji? No, Rajiv ji, what you're saying is very right. Definitely, the discussions at the good level must be happening to tackle this thing. So, too early to say, and for me, it's too immature to say right now. I can't really comment on that. Right, but thank you sir, thank you very much again for joining us. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, और congratulations once again. Ahmednagar is now Ahilyanagar and Aurangabad is now Chhatrapati Sambhaji Nagar. Right, and I hope Mr. Devendra Fadnavis's new welfare schemes they actually start getting implemented as soon as possible, because I think implementation में 2 3 4 महीने जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ज़्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए। Thank you so much. Thank you so Namaskar much. sir. Namaskar sir. Vande Mataram. Thank you. Well, if the BJP, they're not going to do anything about the gas cylinders, Pradeep ji, that is going to be a major problem. They have to work on subsidies. Now they'll say that हमने underprivileged को 80 करोड़ लोगों को खाना राशन खिला दिया, हमने 11 करोड़ लोगों को शौचालय बना दिया, हमने 3 करोड़ को सर के ऊपर घर छत दे दिया, 12 करोड़ को हमने नल से जल घर घर पहुंचा दिया. I mean, they say this is also welfare schemes. Now it depends, is the people buying it? That 3 crore figure of houses, by the way, there seems to be some controversy, because one government department says 3 crore, another one says 80 lakhs. तो अब कौन सा ठीक है मालूम नहीं है. और दूसरी चीज़ क्या है कि ये गैस सिलेंडर का जो मुद्दा है, ये बहुत इमोशनल मुद्दा है साहब. मतलब अगर इसको भारतीय जनता पार्टी टैकल नहीं कर पाएगी, I think they'll have a major problem. And to talk about that, we have our old friend from the Congress, Mr. Raju Wagmare. Raju Wagmare साहब, नमस्कार. नमस्ते सर जी. नमस्कार सर, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम. नमस्ते सर.
Hey, he's always so impeccably dressed, isn't it? I mean, look at the color Yes, combination, look absolutely. at everything. He looks so good. He's Oxford return. He's come back from US. Thank you. Looks as though he's ready to go for a party right now. You know, just after this, he'll be going to a lovely champagne party somewhere. I'm going after this. I'm going for another TV show. Wonderful, wonderful. That's also like a party. तो वाघमारे साहब, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई कांग्रेस भले 500 रुपए में सिलेंडर दे, हम लोग ऐसे झूठे वादे नहीं कर सकते। तो कांग्रेस का वादा झूठा है सर कि आप 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं लोगों को? सर, बीजेपी का अभी ऐसा हाल है, वो एक कहावत है हिंदी में, कितनी सच है मालूम नहीं, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली गई। जी। तो बीजेपी की हाल अभी वैसे ही है। इन्होंने जितने भी घोषणाएं की, वो घोषणाएं इन्होंने पूरी नहीं की। इनको थोड़ा भी नैतिक अधिकार नहीं है कि दूसरे पार्टी के बारे में ऐसे बोलने के लिए कि जो पार्टी ने गए 75 साल में इस देश को जहां सुई नहीं बनती थी, वहां से एक महासत्ता के द्वार पे आके खड़ा किया। तो इनको हक ही नहीं है ये सब चीज बोलने का। 15 लाख का वायदा इन्होंने किया। ये जो बातें करते हैं, मैं आपके पहले जो बैठे थे, आई डोंट नो फ्रॉम विच पार्टी ही वाज, फ्रॉम द बीजेपी सर। बोल रहे थे कि ये लोग बोल रहे थे कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं सर याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट पे क्रूड ऑयल के बैरल का भाव 145 152 yeah 152, yes sir, that time we was giving petrol for 65 rupees liter in India. that's right, तो correct. हमारे लिए, कांग्रेस के लिए ये मुमकिन था, लेकिन जहां पेट्रोल बैरल का भाव $12 $15 तक आ गया, तभी भी इन्होंने लोगों से 90 रुपया और 100 रुपया लीटर का पेट्रोल इन्होंने लोगों के जेब में हाथ डाल के पैसा निकाला। तो इनको नैतिक अधिकार ही नहीं है ये सब बातें करने का। और जिस तरीके से इन्होंने जीएसटी का पूरा, जिस तरीके से जीएसटी बिठाया, जिस तरीके से इन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी का इन्होंने नाटक किया, 2000 का नोट निकाला, 2000 का नोट अभी निकाल रहे हैं वापस, 500 का नोट बंद किया, 500 का नोट निकाला। तो इनको तो इकोनॉमी कहा किससे साथ खाया जाता है, इनको पता ही नहीं है। इनके पास कुछ लोग नहीं है। प्रधानमंत्री अकेले एक शख्स है पूरे दुनिया में कि जिनको सभी चीजों का ज्ञान है। तो ऐसे सर्वज्ञानी प्रधानमंत्री के हाथ में हमारा देश है, तो ये कैसे इकोनॉमी चला सकते हैं? देश को तो 50 साल पीछे लेके गए सर ये। जी, यहाँ पर एक और चीज़ है वाघमारे साहब, कर्नाटक में और आज की तारीख में हम देख रहे हैं राजस्थान में बाय द वे प्रदीप जी, बिल्कुल सर, राजस्थान में जो अशोक गहलोत साहब के बजट में जो वादा किया गया था, वो इस महीने से लागू होना शुरू हो गया है। बाय द वे ये बता दूं मैं लोगों को कि गैस का जो सिलेंडर है वो 500 रुपये में बिकना शुरू हो गया है और 100 यूनिट बिजली के फ्री में मिलने शुरू हो गए, यानी जीरो बिल, लोगों को जीरो बिल आएगा 100 यूनिट तक, और अगले 100 यूनिट 50%। तो मतलब ये लागू होना शुरू हो गया है जो भी आपने वादा किया था। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार आपकी अभी कैंपेन चल रही है, उसके अंदर भी आप ये सारे वादे आप कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, जो आपने यहीं पर आकर के प्रेडिक्शन करी थी इसी शो में, यू वर द फर्स्ट मैन टू से सो ऑल ओवर इंडिया, इन इंडिया यू आर द फर्स्ट मैन टू से सो कि 2024 के पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के ऊपर शायद मोदी जी कुछ चढ़ाई करेंगे और उसके ऊपर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए वो ना हो तो फिर तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर वो पीओके का मसला नहीं होता है, अगर ऐसे ही सब चलता है, तो मतलब कांग्रेस हैज अ वेरी गुड चांस सर, एटलीस्ट ऑफ डबलिंग और ट्रिपलिंग योर सीट्स। सर आपने बिल्कुल सही कहा है और मैं आपको थैंक यू और आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने ये बात याद रखी कि आपके चैनल में पूरे भारत देश में मैं पहला आदमी था ये बोलने वाला कि 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री जी जो पाक व्याप्त कश्मीर है जी, उसमें चढ़ाई करेंगे और उसका मुद्दा इस चुनाव के लिए बनाएंगे। आज इनके पास उस मुद्दे के सिवा
भाजपा के पास दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने का जो काम था, जो इनकी फैक्ट्री थी, अभी लोगों को उसका भी पता चल गया है। तो हिंदू भी अभी बोल रहे हैं कि भाई हमको जय श्री राम बोलना है, लेकिन पत्थर नहीं फेंकना है। और मुस्लिम भी यही बात बोल रहे हैं कि हमको अल्लाह अकबर करना है, लेकिन किसका घर जलाना नहीं है। तो दोनों कौमों को ये पता चल गया है कि हमको खिलाने वाले केंद्र में सत्ता में बैठे हुए हैं, तो वो तो कुछ होने वाला है नहीं। रही बात लोगों के प्रश्नों की, जो लोगों की आम जनता की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जो इकोनॉमी का पूरा ढांचा बिठाना चाहिए, ये इनके पास है नहीं। तो इनके पास वो नहीं है, तो वो लोग उस आम आदमी के जरूरतों को ये संभाल नहीं सकते, क्योंकि ये काम करने वाले हैं सूट बूट की सरकार है। ये अदानी और अंबानी के लिए काम करेंगे, ना कि आपके और हमारे जैसे आदिवासी मजदूर और दलितों के लिए काम करेंगे। तो ये वो काम करने वाले हैं नहीं। तो फिर बचता क्या है? अगर इलेक्शन में आना है तो राष्ट्रीय तत्व का मुद्दा लेंगे, पाक व्याप्त कश्मीर के ऊपर चढ़ाई करेंगे और आगे आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी ये भी भांडा हमने फोड़ दिया है। आई होप कि आपका चैनल के जरिए लाखों लोग और अलग अलग चैनल के लिए लोग सुनते रहेंगे, तो लोगों को ये पता चल गया है कि भाई पुलवामा का क्या किया इन्होंने, सर्जिकल स्ट्राइक का क्या किया, और वो सब करके जवानों के कद्दे के ऊपर इन्होंने वोटिंग मशीन रख के अपने लिए वोट खरीदे। अभी वापस दूसरी बार तो ये होना वाला नहीं है। तो इनकी अभी मुसीबतें बहुत बढ़ने लगी है। Vatmare साहब, you know, they are BJP is accusing the Congress. They are saying Rahul Gandhi जब भी विदेश जाता है देश का अपमान करता है. Like he said when he went to US and then he started talking about opposition leaders being targeted, the minorities are being targeted, and he said especially the Muslims are being targeted. He talked against the way the parliament inauguration was there. जिस प्रकार से मोदी साहब नतमस्तक हो गए थे एंड सिंगल उठाकर एक रिचुअलिज्म, एक ट्रेडिशन शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि वर्चुअल राज अभिषेक ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी accuses whenever he goes out, he brings dishonor, disrepute to the country. He is challenging our traditions, he is challenging our ritualism, he is challenging जो beliefs, जो हमारे original beliefs थे उसको challenge कर रहे हैं, total Hinduism के खिलाफ बात कर रहे हैं। How do you see that, sir? Is it on or is it spontaneous what Rahul Gandhi is trying to address the real issues affecting India? सर, एक भी बात राहुल जी ने विदेश में जाके कही है, वो एक भी बात अगर उन्होंने झूठी कही रहेगी तो कांग्रेस पूरी बीजेपी की माफी मांगने के लिए तैयार है। मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं कांग्रेस का, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एक भी बात हमारे नेता ने झूठी कही है, गलत कही है, तो हम माफी मांगते हैं ना। हमारे नेता ने कहा कि यहाँ मुस्लिमों को असुरक्षित महसूस होता है, सही बात है। यहाँ दलितों को असुरक्षित महसूस होता है, सही बात है। ये तो सब पूरे देश के दलित बोल रहे हैं। यहाँ महिलाओं को असुरक्षित महसूस हो रहा है, तो वो भी बात सही है, क्योंकि महिलाओं के क्राइम जो है वो बढ़ गए हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है 16% क्राइम बढ़ गया है गए 7-8 साल के अंदर। तो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच बात पूरी जनता के सामने रख रहे हैं। जब भी हम पूरे देश में जाके, विदेश में जाके ये कहते हैं पूरी दुनिया में जाके कि नंबर 1 डेमोक्रेसी इंडिया है, तो इंडिया का जो लोकतंत्र है उसका सबसे पहला अधिकार है संविधान का। और जिस संविधान में ये लिखा है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश, अभी धर्मनिरपेक्ष देश के संविधान में ये लिखने के बाद उसका जो संसद है, कि जो संसद है संविधान के नियमों से चलता है, उसके अंदर जाके किसी एक धर्म के रिचुअल अगर आप करते हो, उस रिचुअल को लेके आप आगे बढ़ते हो, जिसका कुछ संबंध आज तक देश स्वतंत्र होने के बाद आया नहीं है। खाली चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तमिल लोगों का वोट शेयर हमारे पास कैसे आएगा, वो ध्यान में रखते हुए अगर आप ये सब नौटंकी कर रहे हो,
और वही नौटंकी जिसको हमने इस देश में कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है, और वही बात हम पूरे दुनिया के सामने बोल रहे हैं कि क्या है। यहाँ विरोधी अपोजिशन लीडर को टारगेट किया गया ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से। ये बात गलत है क्या? तो सच है। मुझे एक भी बीजेपी का नेता दिखाई है जिसको ईडी ने कटघरे में खड़ा किया हो या सीबीआई ने कटघरे में खड़ा किया हो, तो है नहीं। तो पूरे देश के अंदर इतने 140 करोड़ की आबादी देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ विरोधी नेता वही ईडी के अंदर जा रहे, विरोधी नेता सीबीआई के साथ जा रहे, तो ये सब बातें तो गलत है ना सर। वाघमारे साहब, वही 9 बात है, वर्ष हम 9 साल सच बोल रहे हैं, तो सच बोलने के बाद इनको मिर्ची लग रही है और ये बातें कर रहे हैं। 9 वर्ष 9 साल 9 सवाल। बीजेपी का कहना है जो 9 सवाल आपने पेश किया वो पहला ही सवाल प्रश्न खड़ा करता है। यू टॉक्ड अबाउट अर्थव्यवस्था। आपने जो जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 9 सवाल पूछे, उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स इज गॉन डाउन, इट्स टोटली डिवास्टेटेड, बट बीजेपी इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे रघुराम राजन एंड राहुल गांधी का जो इंटरव्यू था, जिसमें रघुराम राजन ने राहुल गांधी जी से बोलते हैं कि देखो नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर the economy will not even touch 5% GDP, and the BJP says, look, forget 5%, we have reached 7.2% GDP growth is 7.2%. he says जो पहला सवाल कर दिया रघुराम राजन के साथ राहुल गांधी ने, जो हमको कमजोर करने की कोशिश किए थे, saying that we will not grow more than 5%, will not touch 5%, we have destroyed that myth of Raghuram Rajan and we have touched 7.2, sir. सो द फर्स्ट सवाल ही आपका उन्होंने प्रश्न कटघरे में खड़ा कर दिया। सर इसका जवाब मैं देता हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी यूपीए की सरकार थी तभी जीडीपी किस तरीके से काउंट होता था, वो पूरा तरीका बीजेपी ने बदल दिया। और तभी इस देश के नहीं, दुनिया के महान अर्थतज्ञ मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जिस तरीके से इन्होंने जीडीपी को गिनना शुरू किया है, उससे और हमारे जीडीपी के गिनने में 2% का अंतर है। तो अगर ये 7.3 की बात कर रहे हैं तो बराबर है। रघुराम राजन ने कहा था कि 5% जीडीपी की ग्रोथ रहने वाली है, क्योंकि इन्होंने जो गिनने का जो तरीका है वही इस तरीके से बदल दिया है कि जिसमें 2% ज्यादा आता है। तो ये तो इनका सब बनावटीपन है ना सर। अगर 7.5 का जीडीपी का ग्रोथ है तो देश में ग्रोथ कहां दिख रहा है? देश में तो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी दिख रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, इंपोर्ट पूरी सर पे चढ़ा है, एक्सपोर्ट कम हो गया है। तो कहां है? किसान रो रहा है, विद्यार्थी रो रहे हैं, मजदूर रो रहा है, महिलाएं रो रही है। तो हंस कौन रहा है? हंस सिर्फ उद्योगपति हंस रहे हैं, हंस सिर्फ भाजपा वाले हंस रहे हैं, और हंसने का काम मोदी जी कर रहे हैं। सर, तो बाकी तो पूरी जनता रो रही है। सर देव फडणवीस को भी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि 9 वर्ष में हमने क्या क्या काम किए उसको लोगों को समझाओ, उजागर कर दो। एंड देव फडणवीस है कि ही टॉक अबाउट पॉलिसी पैरालिसिस, बोले लखवा मार गया था एमवीए को और उससे पहले यूपीए को। He said from 2009 to 2013, अब देखो the economy came from 9.7 to some 4.6 or something. He says there was totally policy paralysis at that particular time, Manmohan Singh, and there was totally policy paralysis when the MVA was ruling under Uddhav Thackeray ji's chief ministership. He says the state went back, the country went back, and it is only now that they've revived the economy. Eknath Shinde, Dev Fadnavis has revived the economy now. You see development everywhere, in every district, Sir, every taluka. Sir, yes sir. सर नेचर का एक नियम है, मैं कितना भी ढोल पीटू शादी करके, मेरा बच्चा 2 महीने में पैदा होने वाला नहीं। बच्चा पैदा होने को 9 महीने लगते हैं। इन्होंने सत्ता में आके ये 50 खोखे की सरकार देवेंद्र फडणवीस की,
ये सत्ता में आके कितने महीने हो गए? कोई इकोनॉमिक्स का जो स्टूडेंट है वो भी बताएगा कि इकोनॉमिक्स को टर्न करने के लिए कितना समय लगता है, कितने क्वार्टर हो गए ये आने के बाद। तो ये बातें कर रहे हैं कि इकोनॉमी को हमने टर्न किया। और मेरे ख्याल से देवेंद्र फडणवीस जी को मेरे ख्याल से अल्जाइमर डिसीज हो गया है, क्योंकि 20 और 21 में यहाँ जब भी हम सत्ता में थे तभी यहाँ कोविड का शायद वो भूल गए कि कोविड यहाँ था, तो पूरी देश कोविड के पीछे काम कर रहा था। जो कोविड को अगर पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी हैंडल कर सकते थे, अगर पहले से पूरी सुरक्षा लेते थे, जब भी हमारे राहुल जी ने बताया था कि कोविड आ रहा है, आप थोड़ी सावधानी बरतो, लेकिन उन्होंने सुना नहीं राहुल जी का, और देश को पूरी तरह से पूरी कोविड के नरक में डाल दिया। तो वो 2 साल तो हमारे महाराष्ट्र के तो कोविड में गए। तो पॉलिसी पैरालिसिस करेंगे कि कोविड में लोगों की जान बचाएंगे, और जान बचाई इसीलिए एमवीए को WHO ने पूरी तरह से सम्मानित किया कि जिस तरीके से महाराष्ट्र Even the ने Supreme इस Court. कोविड के अंदर काम किया। Even the Supreme Court, the Mumbai model. ऑफ कोर्स, Yes. पर WHO तो चलो कोविड के बारे में जो हम बात कर रहे हैं डिजीज की, Yes. तो WHO ने कहा कि देयर वाज अ फैंटास्टिक वर्क डन इन महाराष्ट्र एंड मुंबई। Not तो only ये the तो हमने WHO, नहीं sir, किया you are ना। forgetting. एक minute, you are forgetting something. Even the government's own working group, headed by Dr. K.K. Paul, the Modi government's own working group on COVID, headed by Dr. K.K. Paul, praised Yes, sir, the yes, Uddhav sir. Thackeray government. यस यू आर राइट सर। तो यस, तो उसमें वही तो मैं बोल रहा हूँ। उसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोविड का काम करेंगे कि जी। पॉलिसी पैरालिसिस का, इनको अल्जाइमर डिजीज होगा, थोड़ा भूलने की बीमारी होगी। लेकिन सर इसके Dementia. बारे में आपको बात करनी पड़ेगी ना ज्यादा। लोग तो भूल जाते हैं ना, लोगों को क्या याद रहेगा यार कोविड था। नहीं नहीं सर, मैं तो बात करता ही हूँ, 24/7 बात करता हूँ, और मैं सच बताता हूँ। जी अच्छा सर, यहाँ पर एक और चीज है, I don't know whether you're aware of this, a new survey has come out. CSDS and Jan Niti, they've come out with a new survey about the popularity of various leaders, including Mr. Modi. Now, Mr. Modi's popularity has not come down. It is exactly the same. In effect, it has remained stagnant, but it is already so huge कि उसके ऊपर जाना लगता है जरा नामुमकिन था. But the interesting part is Mr. Rahul Gandhi's popularity, in effect, acceptability among the people, they say has really gone up after the Bharat Jodo Yatra. भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे देश में राहुल गांधी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत ऊपर गई है. ऑफ कोर्स स्टिल मच बिलो मिस्टर मोदीज, बट if you look at it from 2014 till today, there's a huge jump. तो ये और आगे बढ़ेगी ये एक्सेप्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी आज की तारीख में राहुल गांधी दिखा रहे हैं उसी तरीके से आगे चलेंगे. जी जी बताएं सर. एब्सोल्युटली राहुल जी की पॉपुलैरिटी अभी जो है उससे भी और बढ़ने वाली है, क्योंकि इन्होंने क्या किया 2014 में जब ये आए उसके पहले से राहुल जी को सिस्टमैटिक तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू पेड वर्कर्स को बिठा के उनकी इमेज को डैमेज करने का काम इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा. लेकिन वो एक कहावत है सर, मुर्गे को ढक के रखने के बावजूद सूरज उगने का उगता ही है. तो वैसा ही हो गया. आप कितनी कोशिश किए लेकिन सूरज को तो आज एक ना एक दिन उगना ही है. तो लोगों को अभी पता चलने लगा कि भाई राहुल जी के बारे में हम सब सुन रहे थे वो तो गलत है. यही आदमी ने कोविड के बारे में बोला था, यही आदमी ने हमको चाइना के बारे में सावधान रखने के लिए बोला था, यही आदमी ने महंगाई के बारे में बोला था, यही आदमी ने पेट्रोल डीजल के बारे में बोला था. और वो जो बोला था वो सब बातें सही निकली. भारत जोड़ो यात्रा में एक मजदूर से लेके आदिवासी से लेके कितने औरतें, कितने यंगस्टर्स, कितने आईटी प्रोफेशनल्स रास्ते में खड़े रहने के कि भाई हमको बात करनी है. एंड एवरीबॉडी सॉ दैट कि इस तरीके से 3,500 से ज्यादा
किलोमीटर चलना, धूप में चलना, रात में चलना, और ये सब करके लोगों की बातें सुनना। हम सुनने के लिए गए थे। राहुल जी देश को सुनने के लिए जाते हैं, मोदी जी देश को सुनाने के लिए जाते हैं, और यही सबसे बड़ा फर्क है राहुल जी में और मोदी जी। वाघमारे साहब, you know, how can you beat this report card of Mr. मोदी, जो 9 साल का जो रिपोर्ट कार्ड मोदी जी पूरे गांव शहर सब जगह भेज रहे हैं। इकोनॉमी, द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, यूपीआई पेमेंट 126 लाख करोड़, राम मंदिर, आर्टिकल 370, 35A, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, स्वच्छ भारत, ये सब। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट्स देखिए, हमने एयरपोर्ट का हमारे पहले पूरे प्री मोदी देयर वाज टोटली इन ऑल दिस इयर्स देयर वर ओनली 74 एयरपोर्ट्स, बट पोस्ट मोदी यू गॉट 148, यानी डबल द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इन एंटायर कंट्री। बोला मेट्रो रेल सिर्फ 5 शहरों में था, आज 20 शहरों में मेट्रो रेल चल रहा है। यू नो, एक एक आंकड़ा जो बोल रहे हैं सर, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू नॉट बिलीव। वाघमारे साहब, इफ द रिपोर्ट कार्ड ऑफ मिस्टर मोदी इज ट्रू, जो 9 वर्ष का है, जो मैंने आधा ही पढ़ लिया, उन्होंने पूरे सब जगह भेज दिए, तो हाउ आर यू गोइंग टू चैलेंज, हाउ मिस्टर राहुल गांधी इज गोइंग टू चैलेंज इन 2024 सर? Sir, we are going to challenge each and every point that what they are mentioning, it is a false and complete lie. They have done only 10-20%. They are talking about 100%. उजाला योजना के सिलेंडर की बात कीजिए। सिलेंडर की योजना में ये बोलते हैं कि हमने सबको सिलेंडर दिया, 1 करोड़ लोगों ने तो एक बार भी रिफिल नहीं किया, 2 करोड़ लोगों ने सिर्फ एक बार रिफिल किया, और 6 करोड़ लोगों ने सिर्फ 3 बार रिपीट किया। तो ये योजना तो पूरी तरह से असफल हो गई। इन्होंने स्वच्छ भारत योजना बनाई। स्वच्छ भारत योजना में भारत सरकार का रिपोर्ट है कि 65% टॉयलेट में पानी की सुविधा ही नहीं है। अभी पानी की सुविधाएं नहीं है उस टॉयलेट के अंदर, तो वो टॉयलेट तो गंदा ही रहेगा, तो उस टॉयलेट में कौन जाएगा? इसीलिए ये जो बोलते हैं कि खुला शौचालय हमने बंद किया, ये तो बात गलत है, क्योंकि जहां जहां इन्होंने बोला है कि हमने शौचालय बनाए, वहां लोग खुले में शौच को जा रहे हैं। उसका कारण ये है 65% टॉयलेट के अंदर पानी नहीं है। तो ये जो बातें कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं 140 एयरपोर्ट हमने बनाए। आज कोल्हापुर का एयरपोर्ट भी है, जो पहले से था, थोड़ा उसको दुरुस्त किया। फ्लाइट कितने जा रहे हैं? 1 या 2। अच्छा, इसमें फ्लाइट में जाने वाले लोग कौन है? तो हायर मिडिल क्लास और ऊपर से हायर क्लास के लोग। तो एयरपोर्ट का फायदा किसको हुआ? और क्यों बनाए इन्होंने एयरपोर्ट? इन्होंने 140 एयरपोर्ट इसके लिए बनाए क्योंकि मेजॉरिटी एयरपोर्ट are going to take care by Mr. Adani. तो नेचुरली मोदी जी 140 क्या 200 एयरपोर्ट बनाए। और एक बात आपको बताता हूं, वो बात अभी बाहर आने वाली है। कल ही मिस्टर अनुराग ठाकुर ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमने अभी एक बड़ा योजना हम लेके आए कि हर ब्लॉक में 2000 टन का गोडाउन बनेगा, क्योंकि फूड को हमको सेफली ग्रेन को रखना है जी। अभी ये क्यों आया योजना? क्योंकि इसके पहले 3 साल से अदानी जी चुने गोडाउन खरीद रहे हैं और नए गोडाउन बना रहे पूरे देश के अंदर। तभी हमको मालूम था कि अगर अदानी जी गोडाउन बना रहे तो कोई ना कोई फूड स्टोरेज का बिल या कोई ना कोई फूड स्टोरेज की योजना आएगी। बराबर आ गई। कल अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि 2000 टन के गोडाउन हर ब्लॉक में हम बनाएंगे। तो वो तो गोडाउन पहले से अदानी जी ने बना चुके हैं, अदानी जी ने खरीद चुके हैं। तो वही गोडाउन सरकार को भाड़े पे देंगे और पैसा तो वही कमाएंगे। तो ये जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए हो रहा है। तो सर देश के युवाओं के लिए 9 साल में, देश के युवाओं के लिए 9 साल में इन्होंने रोजगार दिया नहीं। देश के युवाओं का जो पूरा सिलेबस है उसको तहस नहस कर दिया, तो वो सब बर्बाद हो गए युवा। तो इन्होंने
जो किसान को बोले थे हम डबल इनकम करेंगे, उनको तो किया नहीं ना, उनको एमआरपी उनको भाव MSP, दिया उसका, एमएसपी का। तो इन्होंने जो देश की जनता जो 80-85% है, जो मजदूर है, वर्कर है, कामगार है, दलित, आदिवासी, किसान है, उनके लिए कुछ नहीं। एयरपोर्ट का फायदा उनके लिए क्या होने वाला है, वो तो बड़े लोग पैसे वालों को होगा। लेकिन वाघमरे साहब जो कहने का काम मतलब ये करने का हुआ, वाघमरे साहब कहने का मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में कांग्रेस की कैंपेन आपके मुताबिक काफी सफल हो रही है। तो लोकसभा 2024 के अंदर आपको क्या दिख रहा है, कांग्रेस कहां पर होगी? लोकसभा लोकसभा 2024 के अंदर कांग्रेस केंद्र में और यहाँ के बहुत से राज्यों में सत्ता पे आएगी। हमारे जहां जहां गठबंधन हो जाएंगे, वो गठबंधन के साथ कांग्रेस सत्ता में आएगी, क्योंकि हर एक का एक ही ध्येय है, किसी भी हालत में बीजेपी को सत्ता पे नहीं लेके आना। और उसी लिए जो स्टेट में जो पार्टियां मजबूत है, कांग्रेस किधर किधर कमजोर है, तो हम उनके साथ हाथ मिलाएंगे। लेकिन हम सबका ध्येय एक है कि किसी भी हालत में भाजपा को सत्ता से नहीं लेके आना है। और 200 सीट ऐसी है कि जहां भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला 1 to 1 है, वहां तो हमारी जीत तय है। और जहां हमारा गठबंधन रहेगा, वहां गठबंधन के साथियों के साथ हम सत्ता पे आएंगे। लेकिन 2024 में केंद्र और बहुत से तो राज्यों भारतीय में, जनता पार्टी को आप क्या देखते हैं सर, कहां कहां रहेगी बीजेपी? सर भारतीय जनता पार्टी हम देखते हैं 130-140 तक ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। 130 to 140, right? You heard it, you heard the man. Mr. Raju Wagmare, not at all afraid of making predictions. Thank you very much, sir. Thank you very much. Great pleasure talking to you. थैंक यू सर। Namaskar और वंदे मातरम, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। We seem to have lost. Oh, No, we you got got him it, back. got it. Thank you, sir. Vande We got Mataram, sir. Vande Mataram. Thank you. Really, truly wonderful. Mr. Wagmare seems to be one man who is not scared of making predictions. Thank you, sir. Thank you for joining us. So nice of you. Really, truly lovely. Right. And at the moment with us, from the Uddhav Sena, Mr. Chintamani Karkhanis. Karkhanis साहब, नमस्कार. नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार. जय भवानी, राजू जी, जय नमस्कार शिवाजी. प्रदीप जी। नमस्कार सर, नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर. जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर सुनने में यह आया उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी आजकल रोज बात कर रहे हैं, हर रोज उनकी बातचीत हो रही है, एक टाइम मुकर्रर हो चुका है दिन में, दे एक्सचेंज नोट्स एवरी डे, दे डिसाइड आगे क्या करना है क्या नहीं करना, किस जगह पर क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह. सो ऑब्वियसली आई थिंक दे आर टेकिंग थिंग्स वेरी वेरी सीरियसली, बहुत सीरियसली लिया जा रहा है एक एक चीज को. कारखाने साहब बहुत अच्छा है, अगर उनकी बात हर रोज होती है तो कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए जी. कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन होने के बाद में जो चीज करने का है, जो रास्ते से जाने का है, वो रास्ता बहुत आसान हो जाता है. अभी हमारा एक ही रास्ता है, भाजपा को सत्ता के बाहर निकाल के फेंक देने का. और उसके लिए हर जो पार्टी भाजपा को नहीं चाहती है, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन जरूरी है. और हमारे उद्धव जी ये सब कर रहे हैं. चिंतामणि जी, देव फडणवीस जी ने आज एक ऐसे स्टेटमेंट कहा जो आपत्तिजनक है, इट्स वेरी थिंकिंग. तो उन्होंने कहा कि एमवीए का एंटायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लकवा लग गया था, पैरालिसिस, इसे पॉलिसी पैरालिसिस लग गया था एमवीए regime under chief minister of Uddhav Thackeray ji. There was no policy making, there was total freezing, of policy making, nothing really, development never took place. And the same thing he says happened in the UPA regime under Manmohan Singh 2009 to 2013. There was total policy paralysis then and now. He said जो प्रगति हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो हर चीज से स्टेट को आगे लेके जाने वाली बात, देश के आगे लेके जाने वाली बात है, दैट इज हैपनिंग ओनली अंडर मिस्टर मोदी एंड नाउ अंडर एकनाथ शिंदे एंड देव फडणवीस. सर, क्या इज इट ट्रू दैट देयर वाज नो डेवलपमेंट एट ऑल बिफोर दैट? देखो, लकवा तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है.
इसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो ओरिजिनल लोग हैं उनको किनारे लगा के जो बाकी पार्टी के लोग हैं उनको भाजपा में लेके उनको मिनिस्टर बनाते हैं, उनको कोई ना कोई पोस्ट देते हैं। उनके पास लोग नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि उनके जो असली लोग हैं, ओरिजिनल लोग हैं, उनके ऊपर उनका विश्वास नहीं है करके हमारी पार्टी बढ़ गई ये दिखाने के लिए बाहर के पार्टी के लोग लेके इलेक्शन जीतने का, जो एरिया में जिसका वर्चस्व है वो एरिया का जो कैंडिडेट है उसको अपने साथ में लेने का। अगर वो सीधी तरीके से साथ में नहीं आएगा तो उसको डरा के धमका के ईडी इनकम टैक्स का डर दिखा के उसको साथ में लेने का और बोलने का हमारी पार्टी बढ़ रही है और दूसरे पार्टी को लकवा लग गया है। ये बहुत गलत बात करते हैं। उनकी ओरिजिनल पार्टी अभी है कहाँ? ओरिजिनल पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनल जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में रहती थी वो पार्टी अब नहीं है। इसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कोई भी सोने का गहना बनाने के टाइम में उसके अंदर कॉपर डाला जाता है। वो कॉपर इसके लिए डाला जाता है कि सोने का गहना मजबूत बने। अगर 24 कैरेट का सोने का गहना होगा तो ज्यादा मजबूत नहीं होता, उसका ऑर्नामेंट नहीं बनता। इसके लिए थोड़ा कॉपर तो डालना ही होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उनके सोने के गहने में इतना कॉपर डाल दिया कि उनका गहना अभी सोने का नहीं हुआ, उनका गहना अभी कॉपर का हो गया है। चिंतामणि साहब, खरगड़ी साहब, जिस प्रकार से सुषमा अंधारे और शीर्षद जी को क्लीन चिट दे दिया अगेंस्ट सुषमा जी, अंधारे जी का कंप्लेन, सुषमा अंधारे जी का कहना था कि हमारा सुनवाई भी नहीं हुआ, एटलीस्ट दे शुड हैव टेकन माय पोजीशन, मुझसे स्टेटमेंट ले लिया होता, मेरा पक्ष ले लिया होता। फिर 2 दिन पहले, आई एम टॉकिंग द लॉ एंड ऑर्डर, तो जिस प्रकार 2 दिन पहले सावित्री भुजबल साहब और सब लोग कमिश्नर साहब के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किए बहुत सारे मुद्दे पर। वन वो सावित्रीबाई फुले जी का जो महाराष्ट्र सदन से वो स्टैचू हटा दिया गया था। तो उसके बाद वी फाउंड संजय राउत जी जिस प्रकार से कहे ना, वो मराठी में उन्होंने कहा कि कायदा ह्यांच्या कोटीवर नाचतो। तो ही सेड देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। नाउ हाउ डू यू सी द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन महाराष्ट्र सर? Law and order situation in this state and in entire country is worst. दिल्ली में क्या हो रहा है देखो। दिल्ली में ये जो प्लेयर्स है, जो मल्ल है, वो जो लड़कियां है जिनके ऊपर अत्याचार हो गया, वो लोग धरना देके बैठी है, कितना दिन से बैठी है। वो लोग अपना मेडल गंगा में फेंकना चाहती है, लेकिन ये सरकार उनकी तरफ देखते नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कहने वाली सरकार ये देश के बेटियों को कुचल रही है, लेकिन ये सरकार को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को उसके बारे में बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है। यही तो हालत राज्य में भी है। महाराष्ट्र स्टेट में आपने सुषमा अंधारे जी का नाम लिया, लेकिन बहुत सारे जगह पे ऐसा हो गया है कि उनके लोग, भाजपा के लोग जो तरीके से स्टेटमेंट कर रहे हैं, जो तरीके से हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो देखने के बाद में ये तो कुछ फेयर पॉलिटिक्स की बात नहीं है। उनको अभी फेयर पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। उनको सत्ता के लिए कोई भी करके साम दाम दंड भेद अपना के सत्ता हासिल करने का, उसके लिए जो चाहे वो करने का, यही उनका मकसद है, ऐसा मुझे लगता है। कारगानी साहब, जिस प्रकार से आप देखो उद्धव ठाकरे जी का वोट शेयर जो है वो हमारे और पॉलिटिकल पंडित्स के हिसाब से 16% पूरे महाराष्ट्र में इंटैक्ट है, मगर कुछ लोगों का कहना है कि वोट शेयर फूट गया। एकनाथ शिंदे जी मेजर चंक ऑफ वोट शेयर लेके यहाँ पर आ गए, मगर जितने भी बाय इलेक्शंस हुआ उसमें हमने देखा नहीं कि उद्धव जी का वोट शेयर कहीं इधर शिफ्ट हो गया, बिकॉज बाला साहब ठाकरे जी का जितने भी वोट शेयर है वो टोटल आज के तारीख में उद्धव ठाकरे जी के साथ है। नाउ बार बार फडणवीस जी का ये कहना कि पोपट मेला, पोपट हैज डाइड,
the parrot has died and everybody is fearing to tell Uddhav Thackeray ji that the party is finished, the party is no longer stable, and फिर अलग अलग स्टेटमेंट जैसे नीतीश राणे वगैरह उनका कहना है कि जितने भी उद्धव ठाकरे जी के लोग हैं वो राष्ट्रवादी के चिन्ह में लड़ेंगे। तो ये डिसइंफॉर्मेशन जिस प्रकार से चल रहा है उसको कॉम्बैट करने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हो सर? देखो, पोपट मेला है ये कहना बहुत इजी है, लेकिन हमारे यहाँ पे शिवसेना एक विचार है। शिवसेना सिर्फ एक संगठन नहीं है, एक विचार की वजह से ये संगठन बन गया है। मराठी माणूस मध्यवर्ती स्थान में लाके उसकी ख्याली और खुशहाली के लिए उसको जॉब्स मिलना चाहिए, उसका जीवन मान सुधरना चाहिए, इसके लिए ये पार्टी बन गई। उसके बाद में मराठी आदमी जब भी बड़ा हो गया, अच्छा काम धंधा करने लगा और वो इशू जब भी कम हो गया, तभी उसके बाद में बाकी के जो टैक्स पेयर है जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनके लिए शिवसेना ने काम करना चालू किया। शिवसेना एक यूथ की ऑर्गेनाइजेशन है। यूथ को डायरेक्शन देने का, यूथ को राष्ट्र प्रेम सिखाने का और यूथ को राष्ट्रभक्ति के रास्ते पे लाके उनके पास से अच्छा काम करवा के लेने का, यही शिवसेना का मकसद है। शिवसेना की हर शाखा में जो यूथ बैठता है वो लोगों के लिए बैठता है। कभी आपने देखा है, कभी आपने सुना है कि शिवसेना के शाखा में कोई भी लड़की के ऊपर अत्याचार हो गया, शिवसेना की शाखा में किसी को लूटा, शिवसेना के शाखा में किसी को एक्सटॉर्शन करके उनके पास से पैसा निकाला, ऐसा कभी आपने न्यूज सुना है? अगर ऐसी एक भी छोटी सी भी न्यूज होती ना तो ये मीडिया उसको बहुत हाईलाइट कर देती। आज हजारों शाखाएं और हजारों शिवसैनिक हमारे कार्यरत है, वो काम कर रहे हैं। ना उनकी जाति पूछी जाती है, ना उनका धर्म पूछा जाता है, सिर्फ एक ही चीज देखा जाता है कि ये आदमी जनता के लिए कुछ काम कर रहा है कि नहीं। अगर वो जनता के काम का आदमी है तो उसको शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख ऐसा कोई भी पद दिया जाता है और फिर वो अच्छी तरह से काम करता है। समाज के बीच में रह के समाज की जो नाड़ी है, समाज की नाड़ी मतलब पल्स, वो समाज की नाड़ी संभाल के, देख के, जज करके वो समाज के लिए काम करता है। किसी को आरोग्य सेवा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी के लड़की को कोई गुंडा सता रहे हैं, किसी के बच्चों को स्कूल में एडमिशन चाहिए, ऐसे हजारों तरीके से सामाजिक काम शिवसेना के शाखा में आते हैं, बरसों से आते हैं। और दूसरा एक चीज आपने देखा होगा, जब भी इलेक्शन आता है तो बाकी पार्टियां अपना अपना दुकान खोल देते हैं, अपना अपना ऑफिस खोल देते हैं, लेकिन शिवसेना की शाखा इलेक्शन आने दो नहीं आने दो, इलेक्शन होने के बाद में भी इलेक्शन के पहले जैसे शाखा में भीड़ रहती है वैसे ही भीड़ इलेक्शन के बाद में भी उनके शाखा में रहती है। इसका मतलब शिवसेना सिर्फ इलेक्शन के लिए काम नहीं करती, शिवसेना जन सेवा करने के लिए काम करती है। यही फर्क है बाकी पार्टियों में और शिवसेना में। वो तो देखा है सर, लेकिन खारकणी साहब ये बताएं कि जब एकनाथ शिंदे जी अलग हुए उद्धव ठाकरे जी से, तब ये कहा जा रहा था कि बहुत शिवसेना प्रमुख जो हैं और बहुत शिवसेना की जो शाखाएं हैं वो एकनाथ शिंदे जी की तरफ चली गई। आज वस्तुस्थिति क्या है सर? आज वस्तुस्थिति यह है कि जो शाखा में उन्होंने कब्जा किया है, स्पेशली इन ठाणे डिस्ट्रिक्ट जी, नॉट इन एंटायर महाराष्ट्र, एंटायर महाराष्ट्र मुक्त है, ये शिंदे शाही से मुक्त है, लेकिन ठाणा डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा उनका दबाव रहता है करके ठाणा डिस्ट्रिक्ट में कोई शाखा के ऊपर उन्होंने दबाव डाल के, वो जो कॉर्पोरेटर रहता है, शाखा प्रमुख रहता है, उसको डरा के धमका के वो शाखा अपने कब्जे में ली है। लेकिन आज के तारीख में वो शाखा में बैठने के लिए कोई भी आदमी नहीं आता है, शाखा बंद रहती है।
उसको लॉक रहता है, और ये लोग बोलते हैं कि हमने हमारी शाखा खुली रखी है, लेकिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से सिर्फ शाखा में बैठने के लिए कोई लोगों को पगार दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, उनको पैसा देके उनको बोला जाता है कि तुम आके ये शाखा में बैठो। शिवसेना में तो ऐसा कोई नहीं होता है। खुद के घर में खाके, खुद की दाल रोटी खाके, एक चाय का कप भी शिवसेना के शाखा में नहीं मिलता है, फिर भी शिवसेना के जो शिवसैनिक है, ओरिजिनल शिवसैनिक जो शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के साथ में काम किए हैं, वो शिवसैनिक रात भर दिन भर वो शाखा में काम करते हैं, पैसों के लिए काम नहीं करते, एक तत्व के लिए काम जी। करते हैं, समाज के प्रति जो निष्ठा रहती है वो निष्ठा के लिए काम करते हैं, और शिवसेना का जो विचार है वो विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए वो काम करते हैं। तो लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि आपके मुताबिक पूरे महाराष्ट्र में ठाणे डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके बाकी हर जगह पे शिवसेना की जितनी शाखाएं थीं आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी बरकरार हैं उद्धव ठाकरे जी के साथ। कारखाने साहब, मैं ठाणा डिस्ट्रिक्ट पूरा नहीं बोल सकता। जी ठाणा डिस्ट्रिक्ट में कोई कोई जगह पे वहां पे उनका कॉर्पोरेटर था, वो कॉर्पोरेटर किसी आर्थिक संबंध में फंस गया था या उसको फंसाया गया था, उसको डरा के धमका के उसके हाथ से वो शाखा को अपने कब्जे में रखने का यही ठाणा में कोई जगह पे हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शाखा में बैठने वाले शिवसैनिक पूरे मन से लगाव से उनके साथ में बैठे हैं। जी वो तो इसके लिए बैठे हैं कि दे आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, दे आर ऑन द फेंस, दे आर ऑन द फेंस इसके लिए कि उनको डर है कि ये लोग उनको तकलीफ देंगे, इसके लिए वो फेंस के ऊपर है। जरा भी चांस मिल जाएगा, अगर ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, नहीं तो इलेक्शन होता है और इनके हाथ से सत्ता चली जाती है, इमीडिएटली नेक्स्ट मूवमेंट वो सब शिवसैनिक, हमारी ओरिजिनल शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की है, वो शिवसेना में वो लोग लौट आएंगे। तो क्या सत्ता इनके हाथ से जाएगी सर? सत्ता तो जरूर जाएंगे, उनको जनाधार नहीं है। आप कैसे बोलते हैं उनको जनाधार नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को जनाधार नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेड़ के नीचे बैठ के सत्ता कारण और राजकारण करके उनको कहां से जनाधार मिलेगा? अभी उनका एक ही रास्ता है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे मर्ज हो जाएंगे, और जैसा नारायण राणे और उनके बच्चों का जो हालत हो गया है भाजपा में, वैसा ही हालत इनका हो जाएगा। जो भाजपा में जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनका कोई खुद का नहीं रहता है, वो दूसरे के लिए काम करते हैं, और दे आर वर्किंग लाइक ए एजेंट, नॉट लाइक ए पॉलिटिशियन। ऐसा ही उनका हालत होने वाला है। जी काकड़ी साहब, राहुल गांधी जी विदेश में जाके, बीजेपी का कहना है कि जब भी विदेश जाता है कि देश का अपमान करता है। राहुल गांधी ने कहा कि माइनॉरिटीज अंडर थ्रेट, मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है, ऑपोजिशन लीडर्स आर बीइंग टारगेटेड, और स्लाइडली उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है ही बिकॉज नन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर बीइंग फॉलोड। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी जिस प्रकार नतमस्तक हो गए थे रिचुअलिज्म में, द पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेशन, नतमस्तक हो गए थे, साष्टांग नमस्कार किया, बोले कि मैं कभी नीचे गिरूंगा नहीं, और मैं आप भी चाहते, तो ही कास्ट सम एस्पिरेशंस ऑन ट्रेडिशंस जो फॉलो करते हैं देश में। तो बीजेपी का कहना है कि हमारे ट्रेडिशन को बाहर जाके अपमान क्यों करते हैं? हाउ डू यू सी द होल थिंग खरकनी साहब? भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी जी का जो कद बढ़ गया है और उनके प्रति पूरा देश का जो विश्वास बढ़ रहा है, वो देखने के बाद में अभी जनता महसूस कर रही है कि 2014 और उसके पहले राहुल गांधी जी का नाम उन्होंने जैसा बदनाम किया, सोशल मीडिया के ऊपर पप्पू पप्पू करके उनका नाम जैसे बदनाम किया, वो बदनामी के वजह से लोग उनको अलग नजरिया से देखते थे। उनके बारे में बहुत सारी मीम्स
वो लोगों ने प्रदर्शित किया, उनके बारे में बहुत सारे जोक्स वो लोगों ने प्रदर्शित किया, लेकिन राहुल गांधी क्या है, असल में उनका सीना 56 इंच का है या क्या है, वो सब मालूम पड़ गया भारत जोड़ो यात्रा में। भारत जोड़ो यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने बहुत सारे हर्डल डाला। उनकी उनकी जो पार्लियामेंट की सीट है, वो पार्लियामेंट की सीट भी उखाड़ के उनको बाहर फेंक दिया, उनका बंगला खाली करवाया, उनको दिल्ली के बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन अभी लोगों को मालूम पड़ गया कि राहुल गांधी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का खून है, इंदिरा गांधी जी का खून है, और इसके लिए राहुल गांधी जी ने प्रूव कर दिया। आज के 2-3 साल में उन्होंने प्रूव कर दिया कि मैं अलग आदमी हूं, मैं इनके जैसा नहीं हूं, मैं देश को जोड़ना चाहता हूं, ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। Right, Mr. Karkare Saab, thank you very much, sir, for joining us. It's been a great pleasure, as always, talking to you. और जो आपने कहा कि शिंदे गुट के सामने और कोई विकल्प नहीं होगा एक्सेप्ट कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, that seems like a prediction. वो करीबन वो चले ही गए हैं। जी जो तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रहे हैं, जी जो तरीके से जो फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, और जो तरीके से उनके प्रोग्राम में वो लोग शरीफ हो रहे हैं, वो उससे मालूम पड़ता है कि अभी उनकी पार्टी अलग नहीं। भले वो कुछ भी बोलने दो कि हमारी शिवसेना अलग है और हम ओरिजिनल शिव सैनिक है, कुछ भी बोलने दो, लेकिन शिवसेना ये नाम उनके कंधे के ऊपर से गिर गया। अभी वो तो नेकेड हो गए हैं और उनको अपने आप को ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का वस्त्र पहनना पड़ेगा। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कारखाने साहब, नमस्कार आपको। वंदे very मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। Thank आप you. दोनों को Lovely, lovely Thank you, talking to you, sir. sir. Thank Thank you, you very much. Mr. Chintamani Kharkanis, as usual, very clear about what he wants to say and what he thinks is going to happen. May happen, may not happen, I don't know, but that's what he says. And right now with us, our very old friend from the Maharashtra Navnirman Sena, Mr. Hemant Kamble. Hemant Kamble साहब, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, नमस्कार प्रदीप जी, कैसे? नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र जय सर। महाराष्ट्र। आज Raj Thakre ji, he was there at in Konkan again, he was there at Rajgarh, fantastic. तो उसके बारे में बताएंगे सर आप, मतलब आज राज अभिषेक के दिन वहाँ पर गए क्या? What could be the? नहीं देखिए, कल टेक्निकली कल सुबह जो राज्याभिषेक हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज का, जी तो कल उसका कल 2 जून का ये जी अगर हम तिथि के हिसाब से देखें तो कल वो वहां पर रहेंगे। सुबह करीबन 2 से 3 घंटे वहां पर वो रहेंगे। तो ये प्रोग्राम उनका शेड्यूल था। So do you think that has an emotional appeal still in Maharashtra? Does that have an emotional appeal? So, and why is it not celebrated properly all over Maharashtra, or for that matter all over India? Kamble sir. नहीं, ये इसको इमोशनल हम नहीं कह सकते। कैसे है ना कि वी हैव अटैचमेंट फॉर द छत्रपति शिवाजी महाराज फ्रॉम चाइल्डहुड। Yes. एवरी पर्सन एवरी हिंदुस्तानी जो भी इंडियन है, उसको शिवाजी महाराज बोलो तो खून खौल हो जाता है, मतलब खून में उबाल आ जाता है। और हमारे तो पहले से पॉलिसी है कि भाई शिवाजी महाराज के जितने जो किले हैं, गढ़ है, उसको आप अच्छी तरह ये करो, मेंटेन करो, ना कि यहाँ पर आपने जो कप परेड के यहाँ पर शिवाजी महाराज का जो स्टैचू बनाने वाले थे या उनका जो भी मॉन्यूमेंट बनाने थे, अब तक नहीं बना। तो ये जो है कि हम लोग शिवाजी महाराज, उनका इतिहास और उनकी धरोहर को आगे लेके जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आगे जाकर के जब भी आपकी सरकार आएगी तो हम लोगों का जो बहुत पुराना सपना है इसके ऊपर हम लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं
कि एक छत्रपति टूर जो है वो शुरू होगा एंड ऑल द फोर्ट्स, छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी किले हैं जिनकी हालत अभी बहुत खस्ता है, कई जगह से तो वो जो जाली है, कई जगह से जो गेट्स हैं वो भी टूट चुके हैं. There are so many things which have deteriorated. I hope the government actually wakes up to the fact that they must preserve these things and they must spend some time and energy trying to revive all these forts and the history around them. That itself is a huge task. But I'll come to something else. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी खबर आई है कि NCERT ने पहले वो मुगल हिस्ट्री के ऊपर अपना पूरा चैप्टर पूरा खत्म कर दिया. मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हिंदुस्तान के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका नाम ही डिलीट कर दिया हिस्ट्री से. आज खबर आई है कि दे हैव ड्रॉप्ड चैप्टर्स ऑन द पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल होता है, डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द क्लास 10 सिलेबस. ये क्या हो रहा है? मतलब हेमंत कामदे जी, आपको कुछ समझ में आ रहा है? मेरी समझ के ये बाहर है. क्या कर रहे हैं हम लोग? नहीं, जैसे आपकी समझ भी नहीं आ रहा वैसे मैं भी हूँ, तो मैं आपके साथ साथ खड़ा हूँ, आपके साथ साथ बैठा हूँ, और आपकी सोच मेरी सोच सही मतलब हम सेम वेवलेंथ पे. क्या चल रहा है इस गवर्नमेंट के दिमाग में वो समझ में नहीं आ रहा है. देखिए कैसे है ना कि मुगल हिस्ट्री को जिस तरह से ग्लोरीफाई किया था, ये बात हम मानते हैं जी. क्योंकि मैं पर्सनली तौर पर एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरा बेटा जो है वो हिस्ट्री की किताब पढ़ता है तो बोलता है शिवाजी महाराज के लिए सिर्फ 4 लाइन है, लेकिन बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, इनके तो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं. करेक्ट. तो शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप इनके बारे में क्यों नहीं है? तो उसका ये सवाल जायज है. तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के जो फेलियर है, जो इतने सालों से चल, तो उसको कंटिन्यू करें और नीचे जा रहा है. आपको जिस तरह मतलब इस हिस्ट्री को जब हमारी आने वाली पीढ़ियों को जब हमारा इतिहास ही पता नहीं होगा, जो हमारे जो पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी, जो मराठा ने लड़ाई लड़ी, राजपूतों ने लड़ी, तो इनके अगर इतिहास को ही आप तोड़ मरोड़ कर रख दोगे, या फिर मतलब शिवाजी महाराज लड़े तो किसके साथ लड़े? औरंगजेब के साथ लड़े जी. महाराणा प्रताप किसके साथ लड़े? अकबर के साथ लड़े जी. तो अगर अकबर को ही आप हटा दोगे तो आप मतलब इतिहास क्या बताओगे? किसके साथ लड़े? हवा में. किसके साथ लड़े? औरंगजेब के साथ लड़े तो औरंगजेब का कुछ तो बताना पड़ेगा आपको जी. तो ये जो है ना, ये सब बचकानी हरकतें चलती है और कहीं ना कहीं इसको रोक लगनी चाहिए. चलिए, जहाँ तक हिस्ट्री का सवाल है वो तो मैं आपसे बात मानता हूँ बिल्कुल. द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया मस्ट कम. माय थिंग इज ओनली वन थिंग. मेरा शुरू से ये रहा है कि भाई सच बोलिए, जो भी है सो है, जो है सो है, उसको सामने आप रखिए, जैसा है वैसा ही बताइए. लेकिन इवन इन साइंस बुक्स यू हैव रिमूव्ड द चैप्टर ऑन डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या करने वाले हैं? नहीं, अभी हम चरक की तरफ बढ़ने वाले, हम कणाद की तरफ बढ़ने वाले, हम इसी तरह अगर चाणक्य पढ़ाने वाले हैं जी. भाई. आगे जो हमारे वर्ल्ड के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमारे बच्चे कणाद को लेके जाएंगे, चाणक्य को लेके जाएंगे, चरक को लेके जाएंगे और किसको लेके जाएंगे. मतलब आप क्या करना चाहते हो, क्या वो उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा. एंड आई एम कंफ्यूज एज एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज कंफ्यूज सेम लाइक. जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस. एक छोटी सी बात आपके सामने ये बात रखता हूँ. ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में किस प्रकार हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, किस प्रकार पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह, उसके अंदर बहुत चेंजेस हो सकते हैं. मानता हूँ, होने भी चाहिए, सच बोलिए. लेकिन that same chapter on science, on mathematics, on chemistry, on physics and biology, on information technology, यही सब पढ़ के आज की तारीख में फॉर्चून 500 की 150 कंपनीज ऐसी हैं जिसमें हिंदुस्तान में, भारत में पढ़े हुए बच्चे आज वो CEOs हैं. तो what are we doing? What are we going to produce? आगे जाकर के हम लोग क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं? We will produce what? Astrologers and palmists? क्या करेंगे हम लोग? राजीव जी, मेरी बात का जवाब, एक बात का आप जवाब दीजिए. क्या सुंदर पिचाई उनके स्टेट के जो स्कूल बोर्ड से वहां पर पढ़े थे, ICC बोर्ड में पढ़े थे? चंदा कोचर उनके स्टेट के स्टेट बोर्ड से पढ़ी थी या ICSE या CBSE बोर्ड्स में पढ़ी थी?
या आईजीएस, अब क्या क्या बोर्ड निकले। देखिए ये जो आईजीएस या आईसीएससी, ये जो फैशन है ना, ये अभी 15-20 साल पहले। जी तो हमारे अब्दुल कलाम आजाद भी इतने बड़े ग्रेट साइंटिस्ट हो गए जी जिनके लिए हमें गर्व महसूस हुआ। अनिल काकोडकर है, बहुत सारे, जयंत नार्लिकर या होमी भाभा, कितने साइंटिस्ट हैं, जी रमन हो, सब हर- हो, हरगोविंद सब खुराना। स्टेट बोर्ड से पढ़े थे। जी। बहुत सारे, बहुत सारे, जो भी है, जो भी थिंकर्स है, बहुत जितने बड़े लोग हो गए, फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से के लोकमान्य तिलक, जितने भी है वो स्टेट बोर्ड से पढ़े थे। तो अब ये एजुकेशन सिस्टम में आपने आईसीएसई बोर्ड में जो भी सिलेबस लेके आते हो, क्या लेके आते हो, ये फैशन, जो जिस तरह से आप लोकल लैंग्वेज को मार रहे हो, उनकी हत्या कर रहे हो, फिर वो मराठी हो, गुजराती हो, कन्नड़, कोई भी हो, ये आईसीएसई बोर्ड में कोई भी जो मदर टंग है या जो भी लोकल लैंग्वेज है, उसकी सीधी तरह से उसका खून हो रहा है, मर्डर कर रही है। इनके सिलेबस में इन भाषाओं का कोई स्थान नहीं है। ये करेक्ट। बड़ी गंभीरता से इसको सोचना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी और उनके कैबिनेट को, जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है या जो भी है, इनको इसको बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आप संस्कृति को बचाने की कोशिश करने की जो बात करते हो, या जिस तरह से संस्कृति की बात करते हो, लेकिन ये इस तरह के स्कूल रहेंगे, इस तरह से सिलेबस रहेंगे, तो कौन सी संस्कृति बचेगी? लेकिन आज की तारीख में जो सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है, उसमें तो मराठी पढ़ाई नहीं जाती। देयर इज नो मराठी। तो वही तो बात है ना, हम वही बात कर रहे हैं कि आपको 8 तक मराठी है और वो उसके बाद मराठी लैंग्वेज ही नहीं है। जी मराठी लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है, उसका ऑप्शन रखा है। जी तो आप, मुझे गुजरात का पैटर्न पता नहीं है, मुझे कर्नाटक का या तमिलनाडु वहां पर क्या चलता है सच में पता नहीं है कि वहां पर, लेकिन मैंने पंजाब में सुना कि भाई पंजाब को आपको वो लैंग्वेज उन्होंने कंपलसरी की है, करेक्ट फर्स्ट से 10 तक। किए। अब यहाँ पर हम जब मराठी के लिए लड़ते हैं तो हमें बोलते हैं ये प्रांतवादी है, जब हमारी भाषा के लिए लड़ते हैं तो प्रांतवादी है। लेकिन रवीश कुमार जाकर यूएस में जो बोलते हैं कि भाई मुझे भोजपुरी पसंद है, मेरी भाषा है, मैथिली मेरी भाषा है, उनको गर्व है। और जितने भी हमारे जो भी बड़े बड़े लोग अपनी भाषा में, रविंद्रनाथ टैगोर क्या इंग्लिश में उन्होंने अपनी कविताएं लिखी? वेंकट रमन क्या इंग्लिश में उन्होंने किया था जब वो पढ़े थे? तो हर किसी, तो ये एक मसला तो हमेशा रहेगा। मुझे लगता है जो भी एजुकेशन सिस्टम है हमारे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट को, इनको बड़ी गंभीरता से इस बात को सोचना पड़ेगा। और इसी बात के ऊपर जरा सा आगे चलते हुए, मुझे याद है एक बार राज ठाकरे जी से मेरी बातचीत हुई थी इसी विषय के बारे में, स्पेशली बीएमसी स्कूल्स को लेकर के। तो एक पूरा, आई बिलीव यू हैव अ टोटल ब्लूप्रिंट, आपका जो ब्लूप्रिंट है महाराष्ट्र को लेकर के और बीएमसी और बाकी सब कॉर्पोरेशन को लेकर के, उसमें स्कूल्स के साथ क्या करना चाहिए, स्कूल का ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार होना चाहिए, उसके बारे में बहुत कुछ है। तो यहाँ पर बीएमसी स्कूल्स की जो हालत है इस वक्त, वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा और कैसे होगा सर? नहीं, राजीव जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ और बड़ी गर्व के साथ कहता हूँ कि 1st से 7th तक मैं बीएमसी स्कूल में पढ़ा हूँ। जी, पहली से 7वीं तक मैं बीएमसी स्कूल और बड़ी अच्छी तरह से पढ़ाई की है। मतलब मेरी हिस्ट्री, इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट हो, मुझे कोई, मैं कभी भी फर्क महसूस नहीं किया कि मैं कॉन्वेंट में या इंग्लिश मीडियम के स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ। जिन स्कूलों में एक क्लासरूम में 50 से 60 बच्चे होते थे, आज वहां पर 10 से 15 बच्चे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने आईसीएसई बोर्ड खोले, अपने प्राइवेट स्कूल्स जरूरत से ज्यादा। कितने स्कूल ऐसे हैं जिनको कोई मतलब परमिशन नहीं, विदाउट परमिशन स्कूल चल रही है, जी, इलीगल स्कूल है। तो ये बच्चों का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये स्कूल के जो प्लॉट्स है ये कौन देता है? बीएमसी, भाड़ा, स्टेट गवर्नमेंट। तो आप कंपलसरी उनको ये कंडीशन क्यों नहीं रखते कि आपको मराठी का सब्जेक्ट है या महाराष्ट्र की संस्कृति है, महाराष्ट्र के इतिहास, जो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। यहाँ तो राज्यपाल आते हैं, उनको पता नहीं होता है कि महाराष्ट्र का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो बच्चों को बातें छोड़िए। तो ये जो भी ये पार्टियां हैं, फिर शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, इनका इनके जो भी काम है या जो भी इनका एक ही एम्बिशन है, भाई हमें पावर चाहिए। फिर वो भाषा से लेके हो या अभी जो 2.5 लाख का घर, इसका मसला हो, ये लॉन्ग टर्म में सोचते नहीं है। जो हमने बात हमारे ब्लूप्रिंट में रखी है, हमारे ये अगले 40 साल 50 साल का ये ब्लूप्रिंट में हमने एक प्लान बनाया कि ये महाराष्ट्र कैसा होना चाहिए।
हर चीज बारीकी से हमने उसमें रखी थी और उसको अमेंड करते जा रहे कि हर, क्योंकि ब्लूप्रिंट होकर अभी आज 9 साल हो गए पूरे, 2014 में किया था 26 सितंबर। तो अभी 13 साल के बाद जो भी चेंजेस आ गए, सोशल मीडिया के चेंजेस है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के चेंजेस है, आईटी सेक्टर में चेंजेस है, एनवायरमेंट के लॉज में चेंजेस आ गए, तो इसके लिए हमारा वो अपडेशन चालू है, उसमें अपडेट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन कामले साहब, प्रदीप जी और मैंने बहुत कोशिश करी ये जानने के लिए कि ये जो 2.5 लाख रुपए वाला जो घर है वो उसका हिसाब किताब क्या है, वो अभी तक मिला नहीं है सर, किसी नहीं को मिला किसी नहीं को है, मालूम नहीं, नहीं है। नहीं यही तो बात है कि मैंने लास्ट डिबेट में कहा था कि हम जरूर इसके लिए नहीं, उसके बाद ही वी हाँ, नहीं मिला है, तो ये मैं बोलता हूँ ये चुनावी जुमला होगा, 100% चुनाव के बाद कहेंगे कि ये चुनावी जुमला था और कोई उनको पलट के सवाल नहीं करेगा, कोई भी पब्लिक नहीं, ना वोटर करेगा ना कुछ, सब लोग यहाँ पर वी आर ऑल स्लेव्स। हेमंत जी, आपको याद होगा जितेंद्र अवार्ड व्हेन ही वाज द हाउसिंग मिनिस्टर, ये स्कीम लेके आया था उन्होंने, और उन्होंने ये भी लिखा था कि आई थिंक ये 2.5 लाख के आसपास उन्होंने बोला था कि होना चाहिए, बट आई थिंक दैट सरकार टिका नहीं, एंड बिफोर दैट implementing the entire thing he went away and Fadnavis ji has taken over from there. What is the calculation of 2.5 lakhs? What is the calculation? Is it they are charging 2.5 lakhs for the construction as a construction cost? As what? In Mumbai, the city like Mumbai, this is the well-known country, well-known city, top 10. Mumbai is the top 10 city, including the top 10 city in the world. तो ये इतना महंगा शहर, वहां पर 2.5 लाख में अगर आप देखिए, जो 1995 के बाद जैसे बाला साहब ने बोला था कि 40 लाख लोग 40 लाख घर हम देंगे, तो जो भीड़ उमड़ी थी उससे कई ज्यादा भीड़ अब उमड़ेगी यहाँ पर। बट इफ यू सी, आपको याद होगा कि अवार्ड ने भी स्कीम लाया था, एंड फडणवीस जी आगे जाके ये भी बोलता कि 2.5 लाख में भी आपको कंसेशन हम लोग कुछ ना कुछ और कम करेंगे, बिकॉज वो हाँ प्रधानमंत्री आवास का स्कीम में उसमें और बेनिफिट लाके दे देंगे आपको। नो, आई थिंक व्हेनेवर द इलेक्शंस कम क्लोज, probably this is one of the thing, and election is come close, और फडणवीस जी राज ठाकरे जी से मिले, और you know there are a lot of speculations, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, क्या युति होगा, एक साथ आएंगे। फडणवीस जी रात को राज ठाकरे जी के घर पे डेफिनेटली डिप्टी सीएम विल नॉट गो फॉर नॉर्मल थिंग्स, डेफिनेटली लोगों को शंका है कि देयर इज सम अरेंजमेंट्स अबाउट द कमिंग forthcoming BMC elections, and probably both are moving towards the same direction, because I don't think BJP can afford to fight alone, sir. How do you see it? प्रदीप जी, बीच में एक इंटरव्यू होता, अमृता फडणवीस जी ने राज साहब का इंटरव्यू लिया था, डॉक्टर अमोल कोल्हे फ्रॉम एनसीपी एंड अमृता फडणवीस जी जो देवेंद्र फडणवीस जी की वाइफ है। तो उन्होंने कुछ कंप्लेंट की थी राज साहब को सॉरी, कि देवेंद्र जी हमें वक्त नहीं दे पाते, हमें कहीं मतलब बाहर लेके नहीं जाते। तो राज साहब ने कहा था कि मैं जरूर उनसे बात करूंगा और उनको कुछ ऐसे प्लेसेस है वो सजेस्ट करूंगा, शायद वही बात करने गए होंगे वो उनको एडवाइस मांगने गए होंगे कि वो मैं कहाँ घूमने जाऊँ, कहाँ लेके जाऊँ, फैमिली को मैं कैसे ये टाइम दूँ शायद ये फॉर्मूला पूछने गए होंगे। और संजय राउत जी ने बोला कि 8 दिन तक रहना चाहिए, राज ठाकरे जी इज अ वेरी फैंटास्टिक होस्ट, तो व्हाई हैज देव फडणवीस जी गॉन ओनली फॉर 1 डे, ही शुड हैव स्टेड फॉर 8 days ओवर देयर, और भी कुछ पक जाता ना। संजय राउत, मिस्टर संजय राउत नोज मिस्टर राज ठाकरे वेरी वेल, आप सबको बहुत अच्छी तरह जानते हो जी, क्योंकि संजय राउत आज जो भी है उनका वजूद जो है राज ठाकरे साहब की वजह से, ये सबको पता है। आप जर्नलिज्म में हो, आपको सबको पता है कि संजय राउत जी को जो भी मिला है, और संजय राउत जी को ये भी पता है कि वो कितने अच्छे होस्ट है, और संजय राउत जी को ये भी पता है कि उनके कार्यकर्ता कितने अच्छे होस्ट है। 2006 में उनकी गाड़ी पलटी हो गई थी, तो लॉजिंग बोर्डिंग ये कहना, तो उनका जो उन्होंने अपनी जो लेवल है इतनी नीचे गिराई है कि कोई किसी के घर पर जाता है तो उसको आप लॉजिंग बोर्डिंग कहते हो। शर्मा नीचे, आप एडिटर हो एक वेल नोन न्यूज़पेपर के, आपके पार्टी का जो एक मुखपत्र है उसके आप एडिटर थे, आपको जिस तरह से आप ये लैंग्वेज यूज करते हो, मुझे लगता है संजय राउत जी को शर्म आनी चाहिए कि भाई कोई
आपको पर्सनल रिलेशन तो मेंटेन कर सकते हैं ना। जब उद्धव जी कहते हैं खुलेआम कि शरद पवार जी पर बाला साहब कुछ तंज कसते थे और रात को दोनों एक साथ खाना खाते थे, तो मुझे लगता है एक पॉलिटिक्स से छोड़कर एक अपने रिलेशन होते हैं, हमारे भी होते हैं। लेकिन जब पार्टी की बात आती है, हम हमारे पार्टी के साथ खड़े होते हैं। जब देवेंद्र फडणवीस जी उनके पार्टी की बात है, उनके पार्टी की बात करेंगे। देखिए वो आकर गए और राज साहब ने वहां पर लेटर लिख दिया था उनको, जी जो बजरंग पुनिया, बबीता फोगट, संगीता फोगट या विनेश फोगट, इनका जो मसला चल रहा है, विनय बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो उन्होंने अनशन किया, वहां जी पर आंदोलन चल रहा है, तो उन्होंने लेटर लिख के बोल दिया कि भाई भारत की बेटियों के रक्षण करना आपका कर्तव्य है, आप वहां पर इस मसले में आप ध्यान दीजिए। तो ये कोई बात नहीं हुई। मतलब कोई अगर कोई मिलता है तो मिलने से कोई कोई किसको रोक सकता है? हेमंत जी, बात करनी तो फोन पे भी हो सकती थी। बार बार ये देवेंद्र फडणवीस जी जो स्कीम्स लाए, एक तो ये एसआरए की स्कीम लाए, फिर 2 दिन पहले कैबिनेट में उन्होंने ये भी लेके आए कि शेतकरी का जो फार्मर्स के लिए एडिशनल स्कीम नमो शेतकरी योजना एंड पीक बीमा 1 रुपया से भरना पड़ेगा, जो उन्होंने पहले बजट में, तो उन्होंने इनकॉर्पोरेट करने के लिए कैबिनेट डिसीजन कर लिया कल परसों। एंड एवरीथिंग गोइंग, बार बार वो कहता है कि पोपट मेला एंड उद्धव जी को कोई बोल नहीं, ना द एंटायर आइडियोलॉजी ऑफ पोपट मेला एंड पीपल लाइक संजय राउत are keeping it alive. So how do you see it? Is this Uddhav Sena totally finished and the BJP is moving towards, along with Raj Thakre ji, towards all the forthcoming elections in full vigor, and Popat Mela, Uddhav ji, is it really over? Is it really over for Uddhav Thakre ji? नहीं, देखिए कैसे है ना कि कोई भी पार्टी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है, फिर वो शिवसेना हो, भले हमारे राइवल है उनसे हमारे वैचारिक मतभेद हो, लेकिन फिर शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी, हम किसी के लिए इस तरह के वर्ड भले आदित्य ठाकरे जी ने हमें कहा था कि ये जो पार्टी खत्म हो गई उसके बारे में क्या बात करें, 1 महीने के अंदर उनकी पार्टी में कितनी बड़ी फूट हो गई, 1 साल पहले की बात है। तो जिनके जैसे संस्कार है, जिनके जैसे विचार होते हैं, वो वैसे वैसे बोलते हैं। हम इस तरह की बातें नहीं करेंगे कि वो पार्टी खत्म हो गई। देखिए ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम एक जमाने में हमने जो पार्टी फॉर्म हो गई तो 4 साल में हमारे 13 एमएलए चुन कर आए थे, जब हमारा कुछ इतना नेटवर्क नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद हमारे एक डाउनफॉल भी आ गया। फिर हम देखिए कैसा है ना, हमारे जो कार्डियोग्राम करते हैं ना हमारा ईसीजी, तो उतार चढ़ाव होता है। जब तक उतार चढ़ाव है तो आदमी जिंदा है, जब वो फ्लैट हो जाता है तो आदमी मर जाता है। तो ये उतार चढ़ाव पॉलिटिक्स हो, हमारे निजी जीवन में हो, होते रहते हैं। तो हम तो नहीं कहेंगे कि कोई खत्म हो गया, पोपट मेला वगैरह, वो देवेंद्र फडणवीस जी और उद्धव ठाकरे जी अपने अपनी बातें समझे। हेमंत कामले जी, एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं। पंजाब में चुनाव के दौरान, इस बार के चुनाव के दौरान, जो आम आदमी पार्टी जीत के आई है, उन्होंने ये कहा था भाई आपने सबको आजमाया है, एक मौका आपको भी दीजिए। तो वही चीज क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर भी अप्लाई होती है महाराष्ट्र में? जरूर होती है। हमने तो ये बार बार कहा है कि भाई ये एक मौका दीजिए। हमें नासिक में मौका दिया, हमने नासिक का जो भी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया वो आपके सामने है जी। भले देखिए कैसे है ना कि अजीत दादा पवार उन्होंने ये अप्रिशिएट किया और राज साहब ने अजीत दादा को अप्रिशिएट किया कि पिंपरी चिंचवड में जो काम हुआ, अजीत दादा ने जो काम किया वो काबिल तारीफ था। और जो राज साहब ने वहां पर नासिक में जो काम किया, फिर वो आपका गोदा पार्क हो, चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क हो, वहां के रास्ते हो, सब जगह, फिर वो आपका बटरफ्लाई गार्डन हो, ये एक विजनरी लोग ही कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो डीपी है ना, जो डेवलपमेंट प्लान, तो मैं तो समझता हूँ कि वो 50 साल का होना चाहिए, ना कि 20 साल का। जब हमारी विजन हमारी क्लियर रहेगी तो हम उस तरह से काम कर सकते हैं, लेकिन इनके पास विजन नहीं है तो इनके लिए काम करने के लिए मुश्किलें होती है इनको। देखिए साहब, ये नासिक का जो मॉडल है आपका, मुझे ऐसा लगता है कि इसको आपको पूरे महाराष्ट्र के अंदर जरा अच्छी तरीके से पब्लिसाइज करना चाहिए। नहीं, इससे भी अच्छा मॉडल हम लेके आएंगे अभी, इससे भी अच्छा मॉडल लेके आएंगे। मेरी जरा पूरी बात सुन लें सर, मेरी जरा पूरी बात सुन लें। आम आदमी पार्टी को मौका मिला पंजाब में, क्योंकि दिल्ली का मॉडल सबके सामने था कि दिल्ली में किस प्रकार, इसके बावजूद कि हर तरफ से क्रिटिसिज्म आया, कांग्रेस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी ने फिर भी 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दिए,
स्कूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन किया, मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, औरतों को, महिलाओं को मुफ्त में ट्रैवलिंग की फैसिलिटी दी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पंजाब में जाकर के उन्होंने ये कहा कि आपके स्कूल्स को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, और सबसे बड़ी बात, जो पंजाब से पलायन हो रहा है यूके के लिए और कनाडा के लिए, वो हम उल्टा पलायन कराएंगे कि कनाडा और यूके से जो बच्चे चले गए हैं पंजाब से, वो वापस आए, उनको हम नौकरियां यहाँ देंगे। इसकी वजह से बहुत बड़ा एंथुजियाज्म हुआ पंजाब में। ऑफ कोर्स दे आर ऑलरेडी वर्कड ऑन इट अर्लियर। इफ यू रिमेंबर, इन द लास्ट इलेक्शन दे वर द मेन ऑपोजिशन पार्टी, दे गॉट 21 सीट्स और 24 सीट्स, मुझे याद नहीं है, 21 या 24 सीट आई थी उनकी। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो स्थिति है इस वक्त महाराष्ट्र में, वो तो आम आदमी पार्टी से कहीं ज्यादा अच्छी है। आज की तारीख में आप हर जगह फैले हुए हैं, भले ही एमएलएज आपके नहीं हैं, लेकिन जहां तक राज ठाकरे साहब की एक्सेप्टेबिलिटी है, जहां तक हर एक को यह मालूम है कि अगर मैं कोई भी समस्या राज ठाकरे जी के पास लेकर के जाऊंगा, उसका समाधान मुझे यहीं से मिलने वाला है, तो आपके लिए तो मुझे लगता है ज्यादा आसान होना चाहिए। हेमंत कामरे जी। नहीं, देखिए कैसे है ना कि आप अगर आप पार्टी से, आम आदमी पार्टी से अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को कंपेयर करते हो, तो थोड़ा सा एक वहां पर एक फर्क है कि दिल्ली और महाराष्ट्र, तो दिल्ली का जो पॉपुलेशन एक जो ये है कैलकुलेशन है वो अलग है, और महाराष्ट्र पूरे महाराष्ट्र का अलग है। तो दिल्ली में जैसे जो यहाँ पर वोटिंग पैटर्न है और दिल्ली का वोटिंग पैटर्न अलग है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ मिस्टर अरविंद केजरीवाल को कि देखिए 29,000 करोड़ का तो उनका जो बजट था वो लेके गए 62,000 करोड़ पे। यस, और उसमें से उन्होंने बिजली फ्री दी है जी, उसमें से उन्होंने जो वुमेन्स को फैसिलिटीज दी है, या स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, या मोहल्ला क्लिनिक किया है, तो उसको वो एक मॉडल है, एंड दिस मॉडल इज वेरी गुड। मतलब मुझे खुद को उस मॉडल को स्टडी करने के लिए मेरी इच्छा है कि मैं जाकर वहां पर स्टडी करूं कि एग्जैक्टली मॉडल कैसे चल रहा है। मेरी बात भी हो गई कुछ लोगों से उनसे कि मुझे ये मॉडल देखना है आपका, क्योंकि अच्छी चीज का अनुकरण करना कोई बुरी बात तो नहीं है। कोई अच्छी चीज वहां पर हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक का पैटर्न अगर मुंबई के लिए होता है, महाराष्ट्र के लिए होता है, महाराष्ट्र के रूरल एरिया में होता है, तो कर सकते हैं। हमारे एक खेड़ जो कोंकण में आता है, वहां के हमारे नगराध्यक्ष है वैभव खेड़ेकर जी, मैंने उनसे बात की थी कि भाई ये मोहल्ला क्लिनिक का जो पैटर्न है हमारे वो नगर पालिका में हम ये कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो अच्छी चीजें हैं, उसको कर सकते हैं। बात रही आप पार्टी की, तो ये मॉडल आपने जो सजेस्ट किया, ये हमने भी इस पर सोचा है कि नासिक का मॉडल हम महाराष्ट्र के लिए कैसे उसको एलेबोरेट करके लेके जाए और लोगों को बता सके कि भाई एक आप हमें चांस दें, एक मौका दे, करेक्ट, तो हम जरूर इस महाराष्ट्र का ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। क्योंकि बाकी सब लोगों से लोग, नासिक को कामरे साहब, बाकी सब लोगों से लोग थक चुके हैं, वेरी फ्रैंकली, एंड आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, एवरी पार्टी इज बोरिंग। I am not joking. I am not saying because Mr. Raj Thakre is a friend of mine or I have supported him right from day one. And this is for everybody to know. मैं साफ तौर पे बोलता हूँ that I have been supporting Mr. Raj Thakre right from day one. लेकिन every other party is so boring, so monotonous. They don't have anything new to say. मतलब वही चीज वो आप बार बार बोल रहे हैं। मतलब एक जमाना था, अगर आपको याद हो, वो मनमोहन देसाई साहब की लॉस्ट एंड फाउंड फिल्म हर बार आती थी, हर पिक्चर में वही होता था। अब वही इनके पास वही फॉर्मूला है। हेमंत कामरे जी बराबर है। आप मतलब ये वोट मांगने के लिए तो बिजली पर वोट मांगते हैं, हम बिजली देंगे, पानी देंगे, रास्ते देंगे, नौकरियां देंगे, किसानों को ये फ्री देंगे। अब फ्री देने की बात है, देखिए सब्सिडी की बात करते हैं। ये जब आप पेट्रोल डीजल के रेट हाइक होने की बात करते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि भाई कांग्रेस गवर्नमेंट जो सब्सिडी दी थी इसके लिए हमें वो फील्ड गोल्ड, वो जो पैटर्न है वही दोहराते। तो आप क्या कर रहे हो? आप अभी किसानों को उनके जो अनाज है उसका दाम दो। अब ये साल में 6,000 रुपए दोगे, कौन सा बड़ा उपकार करने वाले हो इस पर? पहले 2,000 था, अब 6,000 कर दिया। 1 रुपए में आपने बोला कि हम अनाज कॉर्प के लिए इंश्योरेंस देंगे। भाई इसको इम्प्लीमेंट करिए, सिर्फ बोलिए मत। क्योंकि हमें पता है कि किसानों के किस तरह से जो किसानों को फंसाया जाता है या किसानों की किसी कैसे धोखाधड़ी होती है। ये जो शुगर बेल्ट है, शुगर बेल्ट के किसानों की हालत क्या है देखिए। आप ये इस तरह जाइए नॉर्थ महाराष्ट्र की तरफ,
जो जहां पर अनियन होता है या सोयाबीन होता है या जी कपास होता है, जी खस्ता हालत है, किसानों की हालत खस्ता है। तो आपको उनकी तरफ देखना चाहिए, वो उस बारे में आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। तो इनके पास ये कोई सोच नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई आपको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नफरत रहेगी, आपको राज ठाकरे साहब से नफरत रहेगी, लेकिन हमारे ब्लूप्रिंट के साथ नफरत मत करिए। ये महाराष्ट्र का विकास आराखड़ा है, आप उसको पढ़िए। इन जितने भी ये पार्टियां हैं उनको हम कहेंगे कि इसे इम्प्लीमेंट तो करिए, ये महाराष्ट्र के लिए बनाया हमने। But I tell you इसका what, you have a बहुत- great opportunity here. You really have a fantastic opportunity here because every other party, as I said, sounds boring. They sound tired. They sound fatigued. They're just recycling all the old manifestos that they are. मतलब जो जैसा कि कई बार लोग बोल चुके हैं, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, जो सबसे बड़ा झूठा डॉक्यूमेंट होता है हिंदुस्तान में, वो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, वो जो कभी इंप्लीमेंट होने वाला नहीं है। हेमंत कामले जी, नहीं देखिए, ये मैनिफेस्टो जो होता है ये सिर्फ दिखावापन होता है, ये चुनावी इनके दोगलेबाजी होती है। फिर 15 लाख लोगों के अकाउंट में आ गए, अब लोग कितने मजे से रहते हैं। देखिए 15 लाख आने के बाद कोई वहां पर ना गैस के जो रेट बढ़ गए उसके बारे में बोलता है, क्योंकि 15 लाख है अकाउंट में। उसके जो इंटरेस्ट आते हैं उसके वजह से कोई बात नहीं करता है कि 15 लाख सबके अकाउंट में है, तो हम बिजली जो इसके रेट बढ़ गए गैस के सिलेंडर के, उसके लिए हम बात नहीं करते। सर बिजली के हम भी बढ़ पेट्रोल गए डीजल की बात नहीं 35%। करते। सर बिजली के भी बढ़ गए भाई 35%। हाँ, बिजली के तो इन्फ्लेशन के हम बात ही नहीं करते, क्योंकि 15 लाख हर एक के अकाउंट में, आपके अकाउंट में, मेरे अकाउंट में, और हम बड़ी आनंद के साथ। हेमंत जी, मगर हाउ यू गोइंग टू चैलेंज मोदी साहब का रिपोर्ट कार्ड जो बोले कि 9 वर्ष में एक्सीलेंट गवर्नेंस, जो रिपोर्ट कार्ड सब जगह पहुंच गए, आपके पास भी पहुंचा होगा। इंडिया द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, यूपीआई पेमेंट 126 लाख करोड़, राम मंदिर, आर्टिकल 370 35A, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, स्वच्छ भारत, पीएम किसान 11 करोड़ पीपल, आवास 3 करोड़, गैस कनेक्शन 9 करोड़, टॉयलेट। सर अनएंडिंग लिस्ट है हेमंत जी। हाउ यू गोइंग टू चैलेंज इफ दिस इज ट्रू एंड कैसे चैलेंज करो? नहीं, मैं एक तो 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज भी मैं सिर्फ आपके प्यार के लिए मैं आया हुआ था। Thank you so much, sir. We can see that, sir. You've been coughing and you've been having water. Yes. Thank you so much. जी। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप हमेशा जो सब्जेक्ट चूज करते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसके लिए मैं आया हूँ। देखिए कैसे ना, इनका जो भी अभी ये डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो इसके जो फिगर्स है इसको मैं वेरीफाई करूंगा। जैसे मैंने इनके रोड्स के फिगर्स जो किए थे, वेरीफाई किए थे कि 15 जो भी 400 किलोमीटर के रास्ते और 6100 करोड़, तो 1 किलोमीटर के 15 करोड़ 25 लाख। तो ये भी फिगर्स में वेरीफाई करूंगा, जरूर दूसरे डिबेट में बात करूंगा इस पर। अभी मैंने ये ठीक से पढ़ा नहीं है, इसको स्टडी नहीं किया, ये स्टडी करके जरूर आऊंगा। देखिए आप बोलते हैं 150 करोड़ की आबादी में आप बोलते हैं कि 9 करोड़ गैस कनेक्शन, व्हाट इज द परसेंटेज राजीव जी? Yes. व्हाट इज द परसेंटेज? उज्ज्वला योजना आप लेके आए थे, कितने लोगों को फायदा हुआ? कितने लोगों को? ये जो बात है ना कि कैसे है कि आप करोड़ों के विज्ञापन दे रहे हैं, करोड़ों के, मतलब आज मैंने कहीं पर पढ़ा है कि भाई हर दिन हम लोग 79 लाख रुपीस इस गवर्नमेंट ने खर्चा किया है सिर्फ विज्ञापन पर, प्रिंट मीडिया पर या जो भी है। तो इनका खर्चा इतना हुआ है कि मैंने ये किया। आपको बोलने की जरूरत है, आप अच्छा काम करिए। लोकमान्य तिलक को कभी सोशल मीडिया और मीडिया की जरूरत नहीं पड़ी थी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जरूरत नहीं पड़ी थी, ना तो महात्मा गांधी को जरूरत पड़ती। वो बराबर उनके काम से पूरे दुनिया में फैल गए। आपको करोड़ों रुपए खर्च करके आपको बताना पड़ता है कि हमने ये किया। जब आप अच्छा काम करेंगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको वोट भी देंगे। आपको ये पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों के जो पैसे है तो आप बीजेपी अपने अकाउंट से खर्चे करें, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी पावर में है, जब ऐसे कुछ काम करता है ना तो अपने पार्टी के अकाउंट से आप खर्चे करें, ना कि गवर्नमेंट के खर्चे से अकाउंट। That will be the day. That will be the day. I would love to see that day. Mr. Hemant Kamble, thank you so much, sir, for joining us. Great pleasure, as always, talking to you, and thank you very much for joining us, in spite of the fact that you are not well, as we can see. I've never seen you have so much of water. You look slightly tired. अब थोड़ा he tired looks- लग रहे थे. Looks very tired. Yes. Looks slightly tired, Thank you not very very much. tired. Thank but- you very much, Pradeep ji. Thank you very much. Vande Mataram. But I tell you what, the one thing that Hemant Kamble साहब is saying and Raj Thakre साहब is saying, सबको आजमा के देखा है
अब मौका दीजिए एमएनएस को, सीधी बात है, टाइम फॉर एमएनएस नाउ, कम ऑन गाइस, वेक अप, महाराष्ट्र हैज टू सबको वेक अप, देखा, सबको परखा, अब दे इंजन को मौका। दैट्स राइट, फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। जय भवानी, जय शिव, जय भवानी, जय शिव, थैंक यू। That was nice. That was really nice. Love talking to chaps from the MNS, especially people like Hemant Kamble. They're very straight, very upfront, Very well informed. very well informed, and very. And he doesn't fly in the air. He's very down to earth. He says, okay, fine. I mean, अगर आप इस बार मौका नहीं देंगे, हम तो अपना काम करते ही रहेंगे भाई. ऐसी क्या बात है? Let's take a look at some of your comments which have come in. आप अपने comments भेजते रहें, and do subscribe to the channel, please. चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भेजते रहें, वील ट्राई एंड रीड आउट योर कमेंट्स. दिखाएं ज़रा क्या कमेंट्स हैं जनाब. दिस इज अबाउट द हॉरिबल किलिंग विच टुक प्लेस इन बुल्डाना. दलित शब्द संवैधानिक नहीं है, वामन मेश्राम साहब कहते हैं. SC ST OBC शब्द इस्तेमाल करना चाहिए. वेल, Mr. Suleiman. yes. So instead of talking about the issue, he's talking about something else as usual, which is fine, which is absolutely all right. That's his right. AAP is a fake party, a group of looters. SS Rajan Saab likhte hain, AAP, Alibaba and 40 thieves. Kejruddin was opposing nepotism, now joining hands with all. Well, he is soliciting support. I don't know whether he's joining hands. Let's go on, please. That is about Rani Dwivedi ji. Krishna ATS. 60 साल सत्ता में थे तो अब क्यों नहीं बनाया भारत को नंबर 1? अब जाके विधवा विलाप करने से कुछ नहीं होगा जी. दिस आई कांट रीड. पीपल कैन रीड दिस, आई कांट रीड इट. चलिए आगे चलिए. नथिंग बट डिवाइड. Lee the WSIE. I think he wanted to write wives. He decided to write WSIE. This is when thousands, many accounted, died during COVID-19. Then there was a big fear for India, as in Modi government mismanagement. Why not talk about this? All these idiots' children are studying abroad. Why don't they keep their children in India? Cause here things are not safe. Stupid idiots. Alvin Wise. Alvin was. Alvin was. That's what he says. Yes, Mr. Baz. That's a question that we've also asked so many people. Why don't you ask your children to study here in municipality schools, in government schools? You should study here. That's what you ought to do. Well, that's just about it for today. आज सिर्फ इतना ही आज के शो में. आप देखते रहें नेशन नाउ और आप अपने भेजते रहें कमेंट्स और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड एज फार एज द स्टोरी अबाउट द दलित किलिंग in Buldhana is concerned, we're not going to let go. We will keep following up with the authorities. This is not done. Not in this day and age. You can't do this and get away with it. You cannot. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.